हे गाइस, इस वीडियो के अंदर तुम लोग को फेले फ्रेम के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक की पूरी स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंजॉय करना क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी भी है। अपने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आराम से बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। और अगर पसंद आती है तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर मेमोरी को दिखाया जाता है और अब उसके फादर ही उसे मार रहे हैं। उसके फादर अब उसे बिना बात पे ही टॉर्चर करे जाते हैं। वहीं पर मेमोरी की जो मॉम होती है वो तो आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। वो तो इन सारी चीजों को इग्नोर ही कर रही होती है। जहाँ पर मेमोरी अपने फादर से पिट रहा होता है तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और अब वो देखता है कि वो सब तो बस एक सपना था। वो दरअसल अपनी स्कूल बस में है और सभी बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। वो देखता है कि एक लड़का जिसका नाम ओया माडा होता है, वो आयाका जो कि क्लास 2 की प्रेसिडेंट है, उसे परेशान कर रहा है उस लड़की की बुक को छीन कर और कहते हैं कि तुम तो रोमांस नोवेल पढ़ती हो। वो आयाका को लगातार परेशान कर रहा होता है पर किसी में भी हिम्मत नहीं है जो कि आयाका की मदद कर सके। सभी लोग तो बस आराम से बैठकर तमाशा देख रहे हैं और बाहर के व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि आयाका के साथ आखिर रो क्या रहा है। ये चीज मेमोरी भी देखता है कि क्लास के जो भी इलीट बच्चे हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं और साथ में जो टीचर है वो भी सब इग्नोर कर रहा है। ये सब कुछ काफी देर तक चल रहा होता है तभी मेमोरी अब खड़ा होकर ओया माडा से कहता है कि उसके बुक से रिटर्न करो। ये सुनने के बाद ओया माडा अब उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या तुम अपने आप को ज्यादा शाना समझ रहे हो। वो मेमोरी का मजाक उड़ा ही रहा होता है तभी एक इलीट बच्चा जिसका नाम टाकुटो है वो भी अब ओया माडा से कहने लगता है कि अयाका की नॉवल उसे वापस रिटर्न कर दो। तो ओया माडा उसे कहने लगता है कि चलो अयाका को छोड़ो, हम लोग मेमोरी को परेशान करते हैं। जिस पर टाकुटो कहता है कि नहीं, मुझे मेमोरी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं इतना फ्री हूँ, चुपचाप से अयाका की बुक उसे रिटर्न कर दो। तो अब ओया माडा को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो अयाका की बुक को उसे वापस रिटर्न कर देता है। इसके बाद सभी अब अपनी सीट पर वापस बैठ जाते हैं जहाँ पर ओया माडा यासु नाम के बच्चे को परेशान करने लगता है उसकी सीट के पीछे लात मार के। यासु को परेशान होता हुआ देख टीचर अब ओया माडा को रोकते हैं और कहते हैं कि उसे परेशान करना बंद करो और शोर भी मत करो। तब ओया माडा भी रुक जाता है। वहीं पर मेमोरी अब सोच रहा होता है कि हाँ, मैं तो बस ऐसे ही शाना बनने की कोशिश कर रहा था जबकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब अचानक से एक लाइट आती है और अब सभी बच्चे देखते हैं कि वो लोग तो अब एक अलग ही जगह पर आ चुके हैं, जो देखकर सभी लोग को थोड़ी देर के लग रहा होता है कि क्या वो एक सपना देख रहे हैं या फिर कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। तभी अब उन लोग के सामने गॉडेस आ जाती है जो कि अब उन लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग हीरोज हो जो कि दूसरी दुनिया से आए हो। तुम सभी लोगों का काम बुराई को खत्म करना है। मैं गॉडेस वीकुअस हूँ। मैं तुम सभी लोगों का इस दुनिया में वेलकम करती हूँ। इस दुनिया का नाम मेलियन है और इस दुनिया के अंदर एक इविल एंटिटी का जन्म हुआ है जो कि डीमन लॉर्ड है। इसलिए मैंने तुम सभी हीरोज को दूसरी दुनिया से यहाँ समन किया है। अब से 2000 साल पहले भी हीरोज को समन किया गया था डीमन किंग को मारने के लिए और वो लोग सक्सेसफुल हो भी गए थे, पर डीमन किंग फिर से लौट आया है। तुम सभी लोग चोजन हीरोज हो। क्या तुम सभी लोग हमारी मदद करोगे डीमन किंग को हराने में? ये सब कुछ सुनने के बाद भी सभी लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी है। सभी बच्चों को परेशान देखकर उनका टीचर उन लोगों से कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हारा टीचर तुम लोग के साथ है। चलो इस घोड़े से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर मेमोरी भी आसपास की चीजों को एनालाइज कर रहा होता है और वो भी सोचने लगता है कि क्या ये जगह सही में एक दूसरी दुनिया है। सारी चीजों को समझने के बाद टाकुटो अब घोड़े से कहते हैं तो बेसिकली तुम ये चाहती हो कि हम डीमन किंग को हराएं। अगर क्या होगा अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो? इस पर घोड़े कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सभी लोग अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक तरीका है जिससे कि तुम सभी लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। वो तरीका है रिवर्स समनिंग रिचुअल। पर वो रिचुअल को करने के लिए एक स्पेशल एलिमेंट की जरूरत होती है जिसे डीमन किंग एसेंस भी कहा जाता है और उसे ओनली 2 चीजों से एक्वायर किया जा सकता है। पहला, डीमन किंग के हर्ट से, क्योंकि वही डीमन किंग के एसेंस का सोर्स है, और दूसरा तरीका ये है कि तुम डीमन किंग के एसेंस को तब कलेक्ट कर सकते हो जब तुम डीमन किंग को हरा दोगे। वो एसेंस तुम लोग को डीमन किंग के नेकलेस के क्रिस्टल में मिल जाएगा। ये सब सुनकर ओया माडा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर हम सभी लोग ऐसा तुम्हारे लिए क्यों करें। तब घोड़े नीचे बैठ जाती है और वो सभी लोगों से भीख मांगने लगती है कि प्लीज हमारी दुनिया को बचाओ। ये सुनने के बाद अया काबू से पूछती है कि तुम कह रही हो कि हम लोग हीरोज हैं, पर हम लोग तो सिर्फ ऑर्डिनरी इंसान हैं, आखिर हम लोग डीमन किंग को कैसे हराएंगे? जिस पर गॉडेस कहती है कि चिंता मत करो, तुम सभी लोगों के पास पावर्स हैं। इस बात पर सभी लोग विश्वास ही नहीं कर रहे होते हैं। वहीं पर मेमोरी को भी दिखाया जाता है जिससे अब कुछ अजीब और गलत लग रहा होता है। इसके बाद अब गॉडेस अब उन लोग को दिखाती है कि आखिर पावर होती क्या है। वो एक मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाती है और सीधा ही वो उस मॉन्स्टर को छोड़ देती है एक बंदे को खाने के लिए, और वो मॉन्स्टर भी उस बंदे को मार के खत्म कर देता है। पर तभी गॉडेस फायरबॉल की चांटिंग करके सीधा ही उस मॉन्स्टर को जला देती है, जो देखकर सभी अब काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर गॉडेस अब सभी लोगों से कहने लगती है कि तुम सभी लोगों के पास भी ऐसी ही ताकत है, चलो चेक करते हैं कि तुम सभी लोगों के अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं। वो एक एक करके सभी लोगों को एक क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहती है जिससे कि पता चल सके कि किस बच्चे के पास कौन सी स्किल है। एक एक करके सही बच्चे अब आ रहे होते हैं और वो अपनी स्किल्स के बारे में जान रहे होते हैं। वहीं पर ओया माडा भी जैसे क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है वो क्रिस्टल अब काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। पर अब जैसे टाकुटो की बारी आती है वो जो क्रिस्टल होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो देखकर गॉडेस उसे कांग्रेचुलेशन देती है और कहती है कि तुम्हारे पास एक अल्टीमेट रैंक है, यानी कि एस रैंक। एस का मतलब होता है स्पेशल,
क्रिस्टल। ये सुनकर ओया मार्डा गॉडेस के पास आता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कौन सी क्लास में हूँ। इस पर गॉडेस कहती है कि तुम ए रैंक की हो। जिसके बाद अब आयाका की बारी आती है और अब फिर से वो क्रिस्टल टूट जाता है। इसका मतलब उसकी रैंक भी एस है। इसके बाद अब एक और लड़की की बारी आती है और फिर से वो क्रिस्टल ग्लो करता है, यानी कि उसकी रैंक भी एस है। ये देखने के बाद गॉडेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि एस रैंक के इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद अब जैसे मेमोरी की बारी आती है और अब वो जैसे क्रिस्टल पर हाथ रखता है, वो जो क्रिस्टल होता है वो पर्पल कलर में ग्लो करने लगता है और इस क्रिस्टल में से जो लाइट होती है वो सबसे ज्यादा कम निकल रही होती है। मेमोरी अब गॉडेस से पूछने लगता है कि आखिर उसकी कौन सी क्लास है, पर गॉडेस उसे इग्नोर करके कहने लगती है कि आगे बढ़ो। इन सब की वजह से अब मेमोरी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहने लगता है कि शायद से मैं इस दुनिया के अंदर भी बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बाकी लोगों की तरह स्पेशल हूँ, मैं बस मेमोरी हूँ। इसके बाद अब जैसे यासु की बारी आती है, वो जो क्रिस्टल होता है वो डार्क कलर में बदल जाता है, जो देखकर गॉडेस अब उसे बताने लगती है कि ये वही सेम कलर है जो कि एक बार डार्क हीरो के पास हुआ करता था और कहा जाता था कि वो डार्क हीरो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सब कुछ सुनने के बाद यासु अब खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है मेरा समय आ गया है मेन कैरेक्टर बनने का। इसके बाद अब सभी लोग समझ रहे होते हैं कि आखिर उन लोगों को स्टेटस कैसे ओपन करना है। वही मेमोरी देखता है कि उसके स्टेटस में जितने भी नंबर होते हैं वो काफी ज्यादा ही कम है। इसके बाद सभी देखते हैं कि उन सभी लोग के स्टेटस पे एक यूनिक स्किल है, तो गॉडेस अब उन लोगों को बताने लगती है कि यूनिक स्किल एक स्पेशल स्किल है जो कि सिर्फ वही पर्सन ही यूज कर सकता है। तुम सभी लोग के जो यूनिक स्किल है या तो वो अभी एक्टिवेट हो गई होगी या फिर वो बाद में अवेकन होगी। सारी चीजें होने के बाद अब गॉडेस अब कहती है कि हम लोग को एक और चीज पूरी करनी है और वो है मेमोरी, सामने आओ। तो मेमोरी को धक्के मार के आगे लाया जाता है। जिसके बाद अब गॉडेस मेमोरी से बताने लगती है कि तुम्हारी जो रैंक है वो ई रैंक है, जो कि सभी हीरोज में से सबसे ज्यादा लोएस्ट है। पास्ट में जो लो रैंक के हीरोज होते हैं उन्होंने हर बारी स्ट्रॉन्ग हीरोज को कमजोर किया है और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग कमजोर हीरोज को अलग कर देंगे। पर चिंता मत करो, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग लो रैंक के हीरो को भी एक मौका देंगे और वो मौका ये है कि हम लोग लो रैंक के हीरो को एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के जरिए हम लोग रूइंस में भेज देते हैं। तो अगर वो लो रैंक का हीरो वहां पर सर्वाइव करके सरफेस पर वापस जाता है तो हम लोग उसे अपने साथ ले लेंगे और हम उन हीरोज को फ्रीली मूव करने देंगे इस दुनिया के अंदर। और वैसे तो मैं बता दूं, जो रूइंस है वो काफी ज्यादा डेंजरस जगह है क्योंकि वहाँ पर क्रिमिनल्स हैं और काफी सारे हीरोज पास्ट में भी वहाँ पर गए हैं पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है। उन रूइंस को रूइंस ऑफ डिस्पोजल भी कहा जाता है। तो मेमोरी ऑफ गॉडेस को बताने लगता है कि मैंने अपने स्टेटस पे देखा है कि मेरे पास एक यूनिक स्किल है जिसको कहते हैं इन्फ्लिक्ट स्टेटस, जिससे कि मैं अपने टारगेट को पैरालाइज और पॉइजन कर सकता हूँ। तो गॉडेस अब उसे बताती है कि जो स्पेल और स्किल्स तुम्हारे पास है, माना जाता है कि इस दुनिया के अंदर वो स्किल्स और स्पेल्स वर्थलेस हैं। उनका सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा लो होता है। अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो भी वो किसी लो रैंक के मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनका टाइम लिमिट भी काफी ज्यादा शॉर्ट होता है। तो तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम काफी ज्यादा एक कूड़े की तरह हो, तुम्हारे स्टैट्स भी बहुत ही ज्यादा लो हैं। मुझे लगता है कि अगर तुम लेवल अप करोगे तो भी तुम्हारी जो स्टैट है वो इंक्रीज होगी। चलो समय आ गया तुम्हें डिस्पोज करने का। वो सुनकर मेमोरी कहता है कि तुम ही ने तो मुझे समन किया है और हीरो बनाया है और अब तुम मुझे डिस्पोज कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये सारी बातें सुनकर टाकुटो अब मेमोरी से कहता है कि बातें करना बंद करो, सभी लड़कियां थकी हुई है, उन्हें आराम करना है, इसलिए तुम जल्दी से रूइंस में चले जाओ। हम लोग अब देखते हैं कि एक करके मेमोरी के बाकी क्लासमेट्स भी अब उसे कहने लगते हैं कि हाँ जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जो देखकर मेमोरी अब काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। पर तभी अब उसके पास यासु आता है और अब मेमोरी को भी याद आता है कि किस तरीके से उसने पास्ट में यासु की काफी ज्यादा मदद भी करी है। तब उसे लग रहा होता है कि यासु उसकी मदद करेगा, पर यासु ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो बल्कि मेमोरी से कहने लगता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट से बात करो क्योंकि तुम्हारी रैंक मुझसे काफी ज्यादा लो है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ ट्रैश हीरो कहीं के। ये सुनकर मेमोरी को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद अब गॉडेस मेमोरी से कहती है कि चलो रिचुअल को शुरू करते हैं। वो उसे कहती है कि हर हीरो के पास एक यूनिक आइटम होता है और तुम्हारे पास ये लेदर बैग है जो कि तुम्हारा यूनिक आइटम है जो कि तुम्हें मिला है। ये बैग काफी ज्यादा यूजलेस है, बस तुम्हें अपना मैजिक डालना है और वो जो जेम लगा हुआ है उसके ऊपर वो बस ग्लो करता है और कुछ भी नहीं होता उससे। वो मेमोरी को वहाँ से भेजने वाली होती है। ये सब देखकर अयाका गॉडेस से कहने लगती है कि ये जो कुछ तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेमोरी हमारा क्लासमेट है, उसके साथ ऐसा मत करो। ये सुनकर गॉडेस सब गुस्सा हो जाती है और अब वो अयाका के ऊपर ही हमला करने लगती है। पर अयाका गॉडेस के अटैक को काउंटर कर रही होती है, पर फिर भी गॉडेस पावरफुल होती है और वो अयाका के पेट के अंदर मुक्का मार के उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद अब गॉडेस काफी ज्यादा मेमोरी की बेइज्जती करती है। तो देखकर मेमोरी गुस्सा होता है और वो गॉडेस के ऊपर ही पैरालाइज का यूज कर देता है जो कि उसकी पावर है। पर गॉडेस उसे काफी आराम से रोक देती है और कहती है कि ये मुझ पर काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे ऊपर हमेशा एक बैरियर लगा रहता है। ये मुझे तुम्हारे जैसी स्पेल्स के लिए ऑटोमेटिकली
लिए डिफेंस प्रोवाइड कर देता है। ये सुनकर टाकुटो सीधा गोडेस के सामने से अपनी पावर का यूज करते दीवार के ऊपर हमला कर देता है। वो अब गोडेस से कहता है कि मैं बस अपनी पावर यूज कर रहा था कि मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं, पर लगता है कि मैं यूज कर सकता हूँ। वो देखकर गोडेस उसे कहती है कि फ्यूचर में अपनी इस पावर को थोड़ा संभाल के यूज करना, नहीं तो ये हमला मेरे लगने वाला था। जिसके बाद अब बारी आ जाती है टाकुटो को रूइंस में भेजने के लिए। हम लोग अब देखते हैं कि एक एक करके सभी स्टूडेंट वापस से मेमोरी की बेइज्जती करने लगते हैं। तब वो याद करने लगता है कि किस तरीके से जब उसके फादर उसे पीटा करते थे तो उसे अपने आप को खुद को ही संभालना पड़ता था। वो खुद से कहता था कि तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो हार्मलेस पर्सन की, पर तुम कभी भी अपने ट्रू सेल्फ नहीं हो। अगर तुम परेशान हो तो तुम उन लोगों को अपना असली चेहरा दिखाओ, इन सभी को अपना गुस्सा दिखाओ जो कि तुम इतने समय से शांत करके बैठे हुए हो। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर मेमोरी अब घोड़े से कहने लगता है कि तुम भाड़ में जाओ, मैं एक दिन जरूर जिंदा वापस आऊंगा, तब तक के लिए तुम रेडी रहना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेमोरी सीधा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो रूइंस के अंदर आ जाता है। वहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि मेमोरी अपने स्टेटस तक को नहीं देख पा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो एक बैग था जिसके अंदर मैजिक डालने से वो ग्लो करता है। तो वो अब उसी बैग का यूज करके वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी कर देता है और वो देखता है कि ये रूइंस से ज्यादा तो केव लग रही है। मेमोरी अब देखता है कि हाँ जमीन पर तो काफी सारी हड्डियां भी पड़ी हैं। तभी अब उसे फील होता है कि अब उसे के ऊपर कोई हमला करने वाला है, इसलिए वो जल्दी से डॉज करता है और अब उसे पता चलता है कि एक मोस्टर उसके ऊपर हमला कर रहा है। मेमोरी अब डर की वजह से वहाँ से काफी जोर से भागने लगता है जहाँ पर अब वो मोस्टर उसका अभी भी पीछा कर रहा होता है। मेमोरी अब मन में कहने लगता है कि मुझे नहीं मरना है। वो कहने लगता है कि मैं रोना तो नहीं चाहता हूँ पर मैं रो रहा हूँ, पर असली बात तो ये है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और अब उसका पैर एक पत्थर पर आ जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है, जो देखकर अब उसे लगने लगता है कि वो मोस्टर अब उसे मार देगा क्योंकि उसके पास कोई वेपन भी नहीं है और उसके शेड्स भी काफी ज्यादा बेकार हैं। वो अब हार मान ही लेता है। तभी अब उसे उसके क्लासमेट्स की बात याद आती है जहाँ पर उसके क्लासमेट्स उससे कह रहे थे कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम हमें परेशान कर रहे हो। वो याद करके मेमोरी कहते हैं कि मुझे पावर चाहिए। इसके बाद वो अपनी पावर जो की होती है पैरालाइज सीधा उसका यूज करके उस मोस्टर को पैरालाइज कर देता है और अब वो मोस्टर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर मेमोरिया वहाँ से भाग जाता है और सोचने लगता है कि गोरेस ने तो कहा था कि ये जो मेरी स्किल है ये लो रैंक के मोस्टर्स पर भी काम नहीं करेगी और करेगी भी तो मुश्किल से ही करेगी, पर लगता है ये जो मोस्टर है ये काफी ज्यादा कमजोर है या फिर शायद से ये मेरा बस कोई लक है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और अब सामने की तरफ उसे वापस एक और मोस्टर दिखता है और अब वो मोस्टर भी मेमोरी के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर मेमोरी अब अपनी पैरालाइज का यूज करके उसे भी वहीं रोक देता है, जो देखकर मेमोरी अब फिर से काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि आखिर उसकी स्किल ये काम कैसे कर रही है। वो अब देखने लगता है कि उसका जो एमपी है वो अब खत्म ही होने वाला है और ना ही उसके पास कोई काम की स्किल है, पर तभी उसे अपनी पोइजन स्किल याद आती है और वो उस बर्ड मोस्टर के ऊपर पोइजन स्किल का यूज करता है जो उस पर काम भी कर जाता है। वो देखकर मेमोरी को लगने लगता है कि शायद से जो मेरे सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। मेमोरी का एमपी अब पूरा ही कम हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर क्या होगा अगर मैं अपने स्टेटस अल्टीमेट स्किल को इसी तरीके से यूज करता रहूंगा तो। पर तभी मेमोरी अब देखता है कि जिस मोस्टर को वो पहले पैरालाइज करके आया था उस मोस्टर के ऊपर से पैरालाइज का असर हट चुका है, इसलिए वो मोस्टर उसे मारने के लिए आ रहा है। मेमोरी को भी अब लगने लगता है कि वो मोस्टर उसे अब मार ही देगा, पर तभी अब उसे ये याद आता है कि अगर वो इस तरीके से मर जाएगा तो गोरेस और उसके जितने क्लासमेट्स हैं वो अब उसका बुरी तरीके से मजाक उड़ाएंगे। वो ये भी याद करता है कि जब बचपन में उसके फादर उसे मारा करते थे तो वो बस यही सोचता था कि वो अपने फादर को किस तरीके से मारे। मेमोरी अब कहने लगता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ, इसका मतलब कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा, तो मुझे खुद ही सर्वाइव करना होगा, दूसरे पर भरोसा नहीं करना होगा। मेमोरी अब उस मोस्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मेरी सर्वाइव करने की फाइट शुरू होती है। मेमोरी अब उस मोस्टर के ऊपर पैरालाइज का यूज करता है पर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मेमोरी को अब उस मोस्टर के अटैक्स को डॉज करना पड़ता है। मेमोरी का स्टेटस अब उसे बताने लगता है कि तुम मेरे टारगेट के ऊपर सेम स्किल यूज नहीं कर सकते हो। तब ये वो मोस्टर वापस उसके ऊपर हमला करता है, पर मेमोरी को याद आता है कि उसके पास एक स्लीप स्किल भी है, इसलिए वो अब उस मोस्टर के ऊपर उस स्किल का यूज करके उस मोस्टर को ही सुला देता है और अब वो उस मोस्टर के ऊपर पॉइजन का यूज करता है। मेमोरी अब सोचने लगता है कि लगता है जो मेरी पावर है उसके ऊपर अलग अलग और भी लिमिटेशंस हैं। लगता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपने नेचुरल एमपी को यूज किया है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर तो अब और भी काफी सारे बर्ड मोस्टर्स आ जाते हैं, जो देखकर मेमोरी डरता नहीं है। वो अब उन सभी मोस्टर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब एक एक करके सभी मोस्टर्स के ऊपर पैरालाइज का यूज करके उन्हें वहीं पर रोक देता है, पर इतना ज्यादा पैरालाइज यूज करने की वजह से उसका जो खुद का एमपी होता है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, इसलिए वो बेहोश ही होने वाला है। पर फिर भी मोस्टर्स लगातार आ ही रहे होते हैं, तो मेमोरी अब सोचता है कि चलो देखा जाएगा। उसके पास जितना भी एमपी बचा है वो उन सभी को यूज करेगा। वो अपने बचे हुए एमपी का यूज करके काफी सारे और मोस्टर्स को पैरालाइज करता है, पर इसकी वजह से अब उसे और ज्यादा बेहोशी होने लगती है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता है, जिसकी वजह से अब उसका लेवल अप भी हो जाता है। उसका लेवल अप इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक मोस्टर को मार दिया है, उससे उसको एक्सपीरियंस मिला है और उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मेमोरी का जो पैरालाइज स्किल है उसकी भी काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। मेमोरी देखता है कि उसका एमपी भी बढ़ चुका है, इसका मतलब कि वो और भी लड़ सकता है। वो अब और भी काफी सारे मोस्टर्स को पैरालाइज करता है और अब वो देखता है कि उसके जो स्किल्स है वो और भी ज्यादा लेवल अप होने लगती है, जिसका यूज करके वो एक ही
बार में मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर एक ही साथ हमला कर सकता है और अब वो उसका यूज करके सभी को पैरालाइज कर देता है। मेमोरी अब सोचने लगता है कि शायद से ये जो मेरी यूनिक स्किल है वो बस गोडेस के ऊपर ही काम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ रूइंस के अंदर जो मेरी सक्सेस रेट है वो 100% की है। मेमोरी को अब इस बात का पता चल जाता है कि वो एक स्किल को दोबारा से किसी भी पर्सन के ऊपर यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद अब मेमोरी जाकर सभी मॉन्स्टर्स को पोइजन करता है और अब वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़वाता है। वो अब अपने स्टेटस को भी देखता है और अब उसे पता चलता है कि उसका जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है और उसका एमपी भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मेमोरी अब कहने लगता है कि ये जो मेरा एमपी है यही जरूरी होता है यूनिक स्किल को यूज करने के लिए, तो मुझे इसे संभाल कर रखना होगा। इसके बाद अब वो देखता है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं उसका भी लेवल बढ़ रहा होता है। मेमोरी अब अपनी स्लीप स्किल का यूज करके उसे लेवल 2 का करवा लेता है और अब धीरे धीरे करके उसका लेवल 501 हो जाता है। मेमोरी को भी अब विश्वास हो जाता है कि वो अपनी इस पावर का यूज करके जितने मॉन्स्टर्स उसके सामने आएंगे वो उन्हें मार सकता है और अब कुछ मॉन्स्टर्स हो उससे डर के भाग भी जाते हैं। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मेमोरी को काफी सारे स्केलेटन्स के पास से कुछ सामान मिल जाता है जिन्हें वो पहन लेता है और वो कहता है कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलने पर फोकस करना होगा, पर उससे पहले मुझे खाना और पानी चाहिए। वो अब काफी ज्यादा कोशिश करता है खाना ढूंढने की, पर उसे खाना कहीं मिल ही नहीं रहा होता है और वो ना चाहते हुए भी उन मॉन्स्टर्स को खाता है जिसे उसने मारा था, पर उस खाने का टेस्ट काफी ज्यादा बुरा होता है, वो उस खाने को खा ही नहीं पाता है। तभी मेमोरी अब नोटिस करता है कि उसके जो बैग पर वो जो जेम लगा हुआ था उसका कलर अब चेंज होने लगा है। तो मेमोरी अब उसके ऊपर अपना और ज्यादा मैजिक लगाने की कोशिश करता है। तभी अब वो देखता है कि उस बैग के अंदर खाना आ जाता है और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे खाने लगता है। मेमोरी अब कहने लगता है कि मुझे पता नहीं कि आखिर ये खाना मुझे कैसे मिला, पर लगता है ये कोई मेरी यूनिक आइटम की ताकत है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब काफी सारे दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेमोरी ने तो काफी सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ रखा है और अब एक एक करके वो मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी का लेवल अप भी होने लगता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार के मेमोरी अब काफी ज्यादा दुखी भी होने लगता है। वो अब ये भी याद करते हैं कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स उसे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया करते थे, पर उसके जो अंकल और आंटी थी वो उसे काफी अच्छे से ट्रीट किया करते थे। उन्होंने ही मेमोरी को दयालु बनना सिखाया। उन्होंने मेमोरी को सिखाया कि दूसरे लोगों के लिए हमदर्दी रखे। मेमोरी अब कहता है कि उनके सिखाने के बावजूद भी इस समय पर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, जबकि मैं इतने सारे लोगों की जान जो ले रहा हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। पर अब जो कुछ भी चल रहा है मुझे उन सबको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मैं अब एक नया मेमोरी बन चुका हूँ। मेमोरी को वहाँ पर जितने भी इंसानों की लाश मिलती है वो उनके लिए प्रे करता है और आगे बढ़ता है और अब वो आगे बढ़ के एक गेट के पास आता है, जहाँ पर उसे एक जेम मिलता है, जहाँ पर मेमोरी अब अपने मैजिक का यूज करके उस गेट को खोल देता है। वहाँ मेमोरी देखता है कि कुछ लोगों की लाश पड़ी थी, जो देखकर वो समझ जाता है कि कुछ लोग उससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं, पर बिना खाना और पानी की वजह से वो लोग यहीं मर गए। वो देखकर मेमोरी अब उन लोगों के लिए प्रे करता है और अब उनके सामान को चेक करता है, जहाँ पर मेमोरी को एक बैग के अंदर जेम्स मिलते हैं। तो मेमोरी अब उन दोनों से कहता है कि माफ करना, मुझे शायद से इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने ले रहा हूँ। इसके बाद अब मेमोरी आगे बढ़ता है और अब वहाँ पर वो देखता है कि यहाँ तो अलग अलग रूम्स हैं। वो सभी रूम्स का खोलने लगता है। एक रूम के अंदर उसे वहाँ जो एक लाश मिलती है, वो देखता है कि किस तरीके से लाश मरी है। साथ में उसे एक पेज भी मिलता है जिसे मेमोरी अब पढ़ पा रहा होता है और कहता है कि मैं तो इस दुनिया की लैंग्वेज को ही पढ़ सकता हूँ। वो पढ़ता है कि उस पेज पर उसी बंदे ने लिखा है कि मेरा नाम एंजेलिन बेथर्ड है, तुम मुझे एंजेलिन द ग्रेट सेज बुला सकते हो। मेरा पुराना नेम एंजेलिन द हीरो ऑफ डार्कनेस है। ये सुनने के बाद मेमोरी को अब याद आता है कि गोड्स ने तो बताया था कि यासु के पास वही सेम पावर है जो कि एक बार डार्क हीरो के पास हुआ करती थी। मेमोरी अब उसमें पढ़ता है कि एंजेलिन ने उस पेज पर लिखा है कि गोड्स ने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर भेजा क्योंकि लोगों को मेरी जरूरत पड़नी बंद हो गई। वो ये भी लिखता है कि जो कोई भी इस लेटर को पढ़ रहा है, अगर तुम में हिम्मत है कि अगर तुम इस रूइन से सेफली बचकर बाहर निकल सकते हो, तो मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ जो कि मैं काफी मेहनत से यहाँ इतनी दूर लेकर आया हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं तो मर जाऊंगा, पर तुम इसे रख लेना। ये सुनने के बाद मेमोरी अब गोडेस पर और भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि वो कह रही थी कि डीमन लॉर्ड काफी बुरा है, पर गोडेस खुद काफी ज्यादा बुरी है। वो अब कहता है कि लगता है मैं भी अलग नहीं हूँ, मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ और मुझे इस दुनिया को बचाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये फाइट इवल वर्सेस इवल की है। इसके बाद मेमोरी एंजेलिन के सामान को चेक करता है और अब उसे वहाँ पर एक फोरबिडन आर्ट्स मिलता है। मेमोरी अब सोचता है कि क्या यहाँ पर मेडिसिन और मैजिकल टूल्स की रेसिपी यहाँ लिखी है, शायद मेरे बाद में काम आ सकती है। इसके बाद मेमोरी आगे देखता है कि वहाँ पर उसे एक फोरबिडन मैजिक का स्क्रॉल भी मिलता है, पर मेमोरी उसे पढ़ नहीं पाता है कि उसमें आखिर लिखा क्या है। मेमोरी अब कहने लगता है कि अगर इस सेज ने इतनी दूर इसे अपने पास रखा तो जरूर ये स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल होगी। अगर मैं इसे डिकोड कर पाया तो गोड्स के खिलाफ मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। इसके बाद मेमोरी एंजेलिन की बॉडी के साथ अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है। मेमोरी वापस उस बुक को खोलता है और अब वो देखता है कि वहाँ तो खून लगा हुआ था और वहाँ पर यह भी लिखा था कि सोल ईटर से बच के रहना, क्योंकि उसी की वजह से सभी लोग मारे गए। इसके बाद मेमोरी आगे बढ़ता है और अब उसे सामने की तरफ एक गेट दिखता है, जिसे देखकर मेमोरी सोचता है कि क्या ये बाहर जाने का रास्ता है। इसका मतलब जो सोल ईटर है वो आसपास ही है, और अगर एंजेलिन जो कि इतना बड़ा सेज है वही सोल ईटर को नहीं हरा पाया तो इसका मतलब वो सोल ईटर काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अब कहने लगता है कि जितना हो सके मैं अपने लेवल को बढ़ा कर आया हूँ। मैं होप करता हूँ कि मैं अपनी स्किल से
से उसे हरा पाऊँ। वह आगे जाता है और अब उसे सामने की तरफ एक चेहरा दिखाई देता है और अब उस फेस के ऊपर एक जेम लगा हुआ था, जो देखकर मेमोरी कहते हैं कि शायद से मुझे इसी चीज की जरूरत है, पर लगता है कि ये चीज 100 लीटर है, मुझे संभाल कर रहना होगा। वो सीधा जैसे आगे निकलकर पैरालाइज को यूज करने वाला होता है, पर तभी अचानक से 100 लीटर उसके ऊपर हमला करके उसके हाथ को घायल कर देता है, जिस वजह से मेमोरी को चोट लग जाती है और अब उसे अपने हाथ पर पट्टी बांधनी पड़ती है। वो कहने लगता है कि जिस बीम ने मेरे ऊपर हमला किया वो तभी एक्टिवेट हो गई जब मैं अटैक करने वाला था, इसका मतलब ये कोई भी मुझे ओपनिंग नहीं देगा हमला करने के लिए। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? इस 100 लीटर के सर पर जो जैम है मुझे उसकी जरूरत है अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो। पर इस 100 लीटर को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे अपनी स्किल को यूज करने के लिए उस स्किल का नाम लेना पड़ता है और मेरी स्किल की तो काफी रेंज भी कम है। आखिर अब मैं क्या करूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे अपने स्टैट को और ज्यादा इंप्रूव करके आना होगा। मेमोरी अब कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आखिर मैं उसका यूज कैसे करूंगा। तभी मेमोरी अब देखता है कि वो जो 100 लीटर है वो अब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर मेमोरी समझ जाता है कि आखिर इस रूइंस में 0 सर्वाइवल रेट क्यों है, क्योंकि ये जो 100 लीटर है वही इस रूइंस को रूल करती है। मेमोरी अब कहता है कि लेकिन ये मेरी फाइनल फाइट हो सकती है इस रूइन के अंदर, तो मुझे कैसे भी करके कुछ तो करना ही होगा। तभी बाहर हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट रूइंस के पास ही आ जाती है और वो सोचती है कि क्या वो उन लोगों को यहाँ पर वेट करवा पाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ जाने लगती है। दूसरी तरफ वापस ही मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि 100 लीटर तो कुछ भी नहीं कर रही है, ये मेरे ऊपर हमला तो नहीं कर रही है, पर उसे जरूर पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी अचानक हम लोग देखते हैं वो 100 लीटर मुंह से कुछ निकालती है और वो जो चीज होती है वो अब किसी क्रिएचर्स में बदल जाती है। ये देखकर मेमोरी कहते हैं कि शायद से रिक्रिएशन है। ये 100 लीटर मुझे दिखाना चाहती है कि आखिर उसने बाकी सभी लोगों को कैसे मारा और उन लोगों का चेहरा उस समय पर कैसा हो गया था, और ये 100 लीटर मुझे दिखाना चाहती है कि मेरा चेहरा भी कैसा हो जाएगा। मेमोरी अब थोड़ा सा पीछे हटने लगता है, वहीं पर अब वो 100 लीटर दीवार तोड़कर अब उसी के पास आ जाती है और अब वो तेजी से काफी जोर से मुंह से आवाज भी निकालने लगती है। वहीं पर मेमोरी उन्हीं क्रिएचर्स के ऊपर पैरालाइज का यूज करके उन्हें वहीं पर ही रोक देता है और अब उन लोगों के ऊपर पॉइजन का यूज करने वाला होता है, पर वो पॉइजन यूज कर ही नहीं पाता है क्योंकि उसके इमोशंस उस पर भारी पड़ने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये लोग आधे मरे हुए हैं, मुझसे इन सभी लोगों के ऊपर हमला नहीं होगा क्योंकि इन लोगों ने पहले ही काफी बहुत ज्यादा सफर किया है। आखिर मैं किसी इंसान के ऊपर पॉइजन स्किल का कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं इतना ज्यादा नहीं गिर चुका हूँ कि मैं इंसान के सोल को खिलौने के तौर पर यूज करूँ। मेमोरी अब रोते हुए कहता है कि मैं अभी भी एक इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सब कुछ देखकर 100 लीटर काफी इंजॉय कर रही होती है और अब वो मेमोरी के सामने और भी काफी सारे क्रिएचर्स को बना देती है। वहीं मेमोरी वापस से यही एक्टिंग करने लगता है कि उसे कुछ फर्क पड़ रहा है, वो तो बस एक्टिंग कर रहा होता है कि वो डर रहा है। वो देखता है कि उसके डरने से जो 100 लीटर है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। मेमोरी रोते अब कह रहा होता है कि इन सभी को दूर करो, मैं नहीं सहन कर सकता हूँ, मेरी कोई मदद करो। ये सब कुछ देखकर 100 लीटर काफी एंजॉय कर रही होती है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर मेमोरी उसके ऊपर पैरालाइज को यूज कर देता है। वो 100 लीटर से कहने लगता है कि मैं इतनी देर से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, इस मोमेंट का जब तुम्हारा ध्यान भटक जाए। लगता है तुमने ये रियलाइज करा नहीं कि मैंने कभी भी अपना लेफ्ट हाथ नीचे करा ही नहीं। तुम काफी घमंडी हो गई थी, विक्ट्री तुम्हारे सर पर चढ़ गई थी, तुम काफी ज्यादा और कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी। मेमोरी अब उसे कहने लगता है कि ये सब कुछ मैं एक्टिंग कर रहा था। अच्छी एक्टिंग थी ना? एक्टिंग तो अच्छी होगी क्योंकि इतने सालों से मैं हार्मलेस बनने की कोशिश जो कर रहा हूँ, मैं दयालु बनने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को ही धोखा दिया जिसकी वजह से मैं भूल ही गया था कि मैं असलियत में हूँ क्या। मुझे हमेशा से ही मेमोरी बन के रहना पड़ता था जो कि एक दयालु और नॉर्मल बैकग्राउंड कैरेक्टर था। मुझे से फर्क नहीं पड़ता भले तुमने उन लोगों की आत्माओं से इन क्रिएचर्स को बनाया था जिन्हें तुमने मारा था। हॉस्टिलिटी को ही मारती है। मेमोरी अब उन सभी क्रिएचर्स के ऊपर पॉइजन का यूज करके उन सभी को खत्म कर देता है। वो अब कहने लगता है कि मैं शुरुआत में काफी ज्यादा वीक था, पर उसके लिए मुझे खुशी है, इसी की वजह से तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया और इसलिए मैं सर्वाइव कर पाया। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी अब सीधा 100 लीटर के पास आ जाता है। वहाँ 100 लीटर अब रोने भी लगती है। मेमोरी अब कहने लगता है कि मैं एक ऐसा कमजोर इंसान था जिसे यहाँ पर मरने के लिए भेजा गया था, वो भी तुम्हारे हाथों, पर मैंने तुम्हें मार दिया। कितनी पैथेटिक बातें हैं तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद 100 लीटर अब बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं पर मेमोरी उसके ऊपर पॉइजन का यूज करके उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से मेमोरी अब बहुत ज्यादा लेवल अप हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि उस 100 लीटर के अंदर से काफी ज्यादा सोल बाहर निकल जाती है और वो सोल उन्हीं लोगों की थी जिसे 100 लीटर ने मारा था। वो सारी सोल बाहर निकल के मेमोरी से कहती है कि हम लोग को काफी खुशी है कि तुम सर्वाइव कर गए, तुम काफी कमाल के हो। जिसके बाद एवेंजलिन यानी कि वही से जब मेमोरी के पास आ जाता है और कहते हैं कि उस घोड़े को मार देना। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग अब वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं पर मेमोरी अब सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है एंजेलिन की उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए, पर चिंता मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उस घोड़े को सबक जरूर सिखा कर रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब मेमोरी उस 100 लीटर में से उस जेम को बाहर निकाल लेता है और अब वो जेम को आकर सीधा गेट पर लगा देते हैं और अब वो गेट भी खुल जाता है और अब मेमोरी उस रूइन से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को मेमोरी के बाकी क्लासमेट्स को दिखाया जाता है जो कि अब ट्रेनिंग करके अपने एक्सपीरियंस को गेन कर रहे होते हैं। वहीं हम लोग को पता चलता है कि जो टाकुटो है उसका भी लेवल अब 18 का हो चुका है। दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम कोबाटो है वो तो मोस्टर्स को मारे नहीं रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई है, जो देखकर असागी उससे कहने लगती है कि इस तरीके से स्पेस आउट मत करो,
तुम्हें करना होगा ये सब। और हाँ, मुझे मेरी फैमिली नाम से मत बुलाना क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अब ये भी कहने लगते हैं कि जो हमारी क्लास है वो काफी जल्द अलग अलग हो जाएगी क्योंकि सभी लोग काफी ज्यादा ईगो वाले हैं और क्योंकि यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम भी है। वो उसे कहती है कि मेरी रैंक भी है और तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगी ना, क्योंकि तुम्हारी रैंक डी है तो तुम किरीहारा के ग्रुप में नहीं जा सकती हो। टाकियो सिस्टर्स तो अलग ही रहती है और अयाको तो वैसे भी मरने ही वाली है, इसलिए तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम अपनी पोजीशन कहाँ बनाना चाहती हो। क्योंकि अगर हम लोग डीमन लॉर्ड को हराकर अपने वर्ल्ड में वापस जा पाए तो जो अचीवमेंट्स तुम यहाँ पर पाओगी तो वापस हमारी दुनिया में भी वो अचीवमेंट्स तुम्हें अफेक्ट करेंगे, जिससे तुम्हारी पोजीशन हमेशा बरकरार रहेगी। इसलिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो और मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में मदद भी करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों को कहकर वहाँ पर अब एक मोस्टर बुला लेती है और अब वो कोबाटो से कहती है कि इस मोस्टर को मारो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी होगी जैसे मेमोरी की हुई है। ये सुनकर वो डर जाती है और अब वो हिम्मत जुटाकर उस मोस्टर को मार देती है। वो देखकर असागिया उसकी तारीफ करती है और अब उसे कहती है कि अब तुम हमारी टीम की एक मेंबर हो। तभी कोबाटो का याद आता है कि किस तरीके से मेमोरी ने एक कैट को बचाया था। वो याद करके वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ करना मेमोरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई तुम्हें बचाने के लिए। दूसरी तरफ अब अयाको को भी दिखाया जाता है जिसे अब होश आ चुका है और अब वो सीधा गोडेस के पास जाती है। वहीं पर गोडेस भी अब कहने लगती है कि मुझे काफी ज्यादा दया आ रही है मेमोरी के लिए, पर मुझे माफ कर देना, इस किंगडम के यही रिचुअल्स हैं तो मुझे उसके साथ वो करना पड़ा जो कि मैंने किया। पर हम लोग अभी दुखी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो रिचुअल है वो अभी भी चल रहा है। इतने समय से जब तुम सो रही थी तो तुम्हारे बाकी क्लासमेट चले गए थे ये देखने के लिए कि वो मोस्टर्स को मार सकते हैं या फिर नहीं। पर काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मोस्टर्स को मार ही नहीं पाते हैं, उन्हें मारने में उन्हें डर लगता है, इसलिए हम लोग उन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और इस किंगडम के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को उन्हें भी रूइंस के अंदर भेजना होगा। ये सुनकर अयाका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारे लिए क्लास एस का हीरो काफी ज्यादा कीमती होता है ना, तो मैं एस रैंक की हीरो होने की ड्यूटी काफी अच्छे से निभाऊंगी और उन स्टूडेंट्स की कमियों को पूरा करूंगी जो कि टेस्ट को पार नहीं कर पाए। इसके बदले में तुम उन लोगों को रूइंस में मत भेजना। जो सुनकर गोडेस कहती है कि ये तो काफी अच्छा एग्रीमेंट है, तुम्हारा ये ऑफर मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद वापिस से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग उसी लड़की को भागता हुआ देखते हैं। हम लोग का पता चलता है कि उसके पीछे होली वॉचर्स का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अब मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि अब बाहर आ चुका है और वो देखता है कि उसका जो एमपी है वो काफी ज्यादा हो चुका है। उसे पता चलता है कि वो अपनी स्किल्स को और भी नए तरीके से यूज कर सकता है, इसलिए वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए मोस्टर्स को ढूंढने लगता है। आगे जाकर उसे स्लाइम्स का ग्रुप मिलता है जहाँ पर काफी सारी बड़ी स्लाइम्स एक छोटी स्लाइम के ऊपर हमला कर रही होती है, पर फिर भी वो छोटी स्लाइम हार नहीं मानती है। वो अब उन सभी स्लाइम्स के ऊपर हमला करके उन्हें दूर कर देती है, जो देखकर मेमोरी जल्दी से उन सभी लोगों के ऊपर पैरालाइज का यूज कर देता है। वो अब ये भी देखता है कि वो उन लोगों के ऊपर अपनी स्किल्स को अब अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकता है, जिसके बाद अब वो बस उस छोटी स्लाइम को छोड़कर बाकी सभी लोग को अनपैरालाइज कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। वो स्लाइम भी अब मेमोरी से डरने लगती है, जो देखकर मेमोरी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो अब उसे ये भी कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा किया उस स्लाइम्स को सबक सिखाकर, तुम काफी हिम्मत वाले हो। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी उसे वापस से अनपैरालाइज कर देता है और अब वो वहां से जाने लगता है। पर तभी वो स्लाइम मेमोरी के पीछे आने लगती है। मेमोरी भी समझ जाता है कि वो स्लाइम उसके साथ आना चाहती है, तो मेमोरी भी उसे अपने साथ अपनी गर्दन के पीछे रख देता है, जिससे कि अगर पीछे से कोई भी मेमोरी के ऊपर हमला करे तो वो स्लाइम उसे बता दे। जिसके बाद मेमोरी उसी बुक में उसी फोरबिडन आर्ट्स को पढ़ने लगता है और वो समझता है कि शायद से यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं जिससे ये मोस्टर को और भी ज्यादा ताकतवर किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी लिखा होता है कि आगे स्लाइम्स को और ज्यादा एनहांस कैसे किया जाए। मेमोरी अब उस स्लाइम से कहते हैं कि ये मेरी जर्नी रिवेंज वाली जर्नी होने वाली है, तो क्या फिर तुम मेरे साथ फिर भी आना चाहते हो? तो स्लाइम भी रंग चेंज करके कहती है हाँ। इसके बाद मेमोरी उस स्लाइम का नाम पिगी मारू रख देता है। दूसरी तरफ वापस से उन्हीं गुंडों को दिखाया जाता है जो कि बस अब उस लड़की को पकड़ने ही वाले हैं, तो वो लड़की भी अब आगे जाकर अपने मैजिक को यूज करके वो अपने आप को थोड़ी सी एनहांस कर लेती है। पर तभी अब उन्हीं गुंडों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को ढूंढ रहे थे, पर अब उन लोगों को वहाँ पर मेमोरी मिल जाता है और वो बात कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से मेमोरी को मार देंगे और जाकर उस लड़की को पकड़ेंगे। वो गुंडे अब आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से उस लड़की को पकड़ेंगे। ये देखकर मेमोरी अब वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, पर तभी एक गुंडा उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो देखकर मेमोरी बस अब उन लोगों के सामने कहने लगता है कि मुझे जाने दो, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। पर वो गुंडा उसकी बात को नहीं मानता है और अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी मेमोरी भी पैरालाइज को यूज करके उसे वहीं पर ही गिरा देता है। मेमोरी अब ये देखकर काफी हैरान होता है कि उसकी जो स्किल है ये इंसानों पर भी इफेक्टिव है, तो शायद से मेरा हमला सिर्फ गोडेस को ही नहीं लगता है। इसके बाद मेमोरी बाकी गुंडों से कहने लगता है कि तुम लोग भले इंसान हो पर तुम लोग ईवल हो, इसलिए मैं तुम लोग को मार दूंगा। जिसके बाद मेमोरी उनको पॉइजन करके उन लोग को मार देता है और अब उन लोग के सामान को भी उठा लेता है। मेमोरी को पता चलता है कि आसपास कोई है, वहीं पर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो लड़की होती है। वो भी अब उन गुंडों की प्रेजेंस को फील कर पा रही थी, पर वो उन्हें फील नहीं कर पाती है। पर तभी वो लड़की एक खतरनाक सी प्रेजेंस को फील करने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और वो प्रेजेंस मेमोरी की होती है। मेमोरी सीधा ही उसके पीछे आकर उसे पैरालाइज कर देता है, पर उससे पहले पिगी मारू ने उस लड़की का ध्यान भटका दिया था। मेमोरी अब उस लड़की से कहता है कि मैंने सेंस किया है कि तुम हमला करने वाली हो, पर मुझे लगता है कि तुम ईवल हो, तो चलो क्यों ना थोड़ी सी बात करें। तो वो लड़की अब उसे कहने
कहने लगती है कि तुम कौन हो, जिस पर मिमोरी कहता है कि मैं खो गया हूँ, मैं आसपास का नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ बताओ इस दुनिया के बारे में। और यहाँ पर 4 लोग थे, क्या वो तुम्हारे दोस्त थे? जिस पर वो लड़की कहती है नहीं। इसके बाद मिमोरी उस लड़की के मुंह पे से पैरलेस को हटा देता है, जिससे कि वो लड़की अब अच्छे से बात कर पाए। वो उसे कहता है कि मैंने अभी के लिए तो तुम्हारे मुंह को ही सिर्फ अनपैरलाइज किया है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से अनपैरलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे शक है कि तुम कहीं मेरे ऊपर हमला न कर दो। तो वो लड़की कहती है कि तुम क्वेश्चन पूछो, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो 4 लोग कहाँ गए। तो मेमोरी कहता है कि मैंने उन लोगों को मार दिया। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने उन लोग को अकेले ही मारा है? तो मेमोरी कहता है नहीं, मेरा एक साथी है, पर मैं उसके बारे में तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा कि मेरा साथी कौन है। तो वो लड़की भी मान जाती है कि मेमोरी ने उन सभी लोगों को मारा है। जिसके बाद अब वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। वो सुनकर मेमोरी भी कहने लगता है कि मेरे हिसाब से तुम बुरी पर्सन नहीं हो, मैं तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूँ, और बेहतर ये रहेगा कि हम लोग एक दूसरे की जिंदगी के अंदर ना घुसे। उस लड़की से बात करने के बाद मेमोरी को पता चलता है कि ये जो फॉरेस्ट है ये किंगडम ऑफ उल्जा के साउथ में है। उसके बाद अब वो उसे वही आर्ट दिखाकर कहता है कि क्या तुम इस लिखावट को पढ़ सकती हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि शायद से ये एंशिएंट स्क्रिप्ट है, मैं इसे नहीं पढ़ सकती हूँ, पर मैं शायद से एक पर्सन को जानती हूँ जो कि इसे पढ़ सकता है। उस पर्सन को एक बार विच ऑफ टैबूस कहा जाता था। उस विच को इतनी सारी नॉलेज है जो कि इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। मैंने सुना है कि उस विच को उसके होमलैंड से ही भगा दिया गया। अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो शायद से तुम्हें लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर्स में जाना होगा। ये सुनकर मेमोरी अब उसे कहते हैं शुक्रिया, तुमने मुझे तो सब कुछ बता दिया, अब हम लोगों का हिसाब बराबर हो गया है। मेमोरी अब सोचता है कि ये जो लड़की है ये उसको उसकी आंटी की याद दिला रही है, क्योंकि उसकी आंटी काफी ज्यादा दयालु हुआ करती थी, और ये जो लड़की है वो भी काफी ज्यादा इनोसेंट है। इसके बाद मेमोरी वहाँ से जाने लगता है और वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम थोड़ी देर बाद अपने आप ही फ्री हो जाओगी। मेमोरी वहाँ से जाता हुआ कह रहा होता है कि मैं लोगों को अपने मन से ही नहीं मारता हूँ, बल्कि मेरे लोगों को मारने के भी रूल्स हैं। वह पिगी मार से कहता है कि वो लड़की शायद से मेरे पीछे भी आ सकती है, इसलिए उस पर नजर रखते रहना मेरे पीछे से। इसके बाद हम लोग को एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर उसी लड़की का पोस्टर छपा हुआ था। उसमें कहा गया है कि इस लड़की को पकड़ो और इनाम पाओ। उस लड़की का नाम है सेरेस एशरेन। वो पेल्डे ऑफ ने जो कि एक हाफ एल्फ नेशन था उसकी प्रिंसेस हुआ करती थी, पर उस नेशन को बैकूस ने खत्म कर दिया वो पूरी तरीके से, और वो एक प्रिंसेस नाइट भी है। इसके बाद मेमोरी प्रोविंशियल सिटी ऑफ मिल्स में आ जाता है और उसे बिना किसी दिक्कत के एंट्री भी मिल जाती है। वो अब आकर एक प्राइवेट रूम लेने की कहता है और वो दुकानदार को अपना झूठा नाम हार्टी स्कॉल बताता है। इसके बाद शाम के समय पर मेमोरी टाउन में घूम रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर जो भी दुकानें हैं उनमें मैजिक आइटम्स बिकते होंगे। वो अब एक टेबल में आकर खाना खाता है जहाँ पर वो देखता है कि जो लोग हैं वो ऊंची आवाज में बात करते हैं, जिससे कि मेमोरी को इन्फॉर्मेशन काफी इजीली से मिल जाएगी। एक बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? जिस पर एक बंदा कहता है मेरे हिसाब से तो ब्रिलियंट ब्रिगेड है, जिसे वो सुंदर लड़की फेल्जन डॉटजिन लीड करती है। वो लोग अब अलग अलग लोगों की बात कर रहे होते हैं और अब वो कहते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है ब्लैक ड्रैगन नाइट्स, बैकोस एम्पायर के, क्योंकि उन लोगों ने होली एम्पायर ऑफ ने को खत्म कर दिया। वो अब कह रहे होते हैं कि उनके 5 ड्रैगन ही काफी है पूरी एक आर्मी को खत्म करने के लिए। उनके पास ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन और एक हीरो स्लेयर है। ये सारी बातें सुनने के बाद मेमोरी अब घर पर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसकी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि वो सबसे पहले ऐसे किसी को ढूंढे जो कि फॉरबिडन मैजिक के स्क्रॉल को पढ़ सके। उसके लिए मेमोरी को विच ऑफ टैबूस को ढूंढना होगा जो कि गोल्डन आई मॉन्स्टर्स के लैंड में छुपी हुई है। अब ये भी कह रहा होता है कि मुझे एक मॉन्स्टर एनहांसमेंट सॉल्यूशन भी बनाना है, जिससे कि मैं पिगी मारू की एबिलिटीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। तभी उसे याद आता है कि वहाँ पर जो लोग थे वो बात कर रहे थे कि मिल्स के अंदर काफी ज्यादा चीजें मिल सकती हैं। मेमोरी अब पढ़ता है कि जो एनहांसमेंट सॉल्यूशन है वो स्केलेटन किंग की बोन से बनाया जा सकता है और वो बोन्स में मिल्स में ही मिल सकती है। मेमोरी अब कहता है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि मिल्स को क्लियर करना तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं मिल्स में जाने के लिए, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम क्रेड होता है वो अब सभी लोग का वेलकम करता है यहाँ पर आने के लिए। अब कहता है कि हाल फिलहाल में हम लोग को मिल में एक नया फ्लोर मिला है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग वहाँ पर जाकर उसे एक्सप्लोर करो, और जिस भी किसी को ड्रैगन आई कैलेस मिलती है मिल के अंदर तो उस पर्सन को 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे रिवॉर्ड के तौर पर, और अगर तुम और कोई भी अच्छा ट्रेजर लेकर आओगे तो उसके लिए भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम लोग किसी भी मोस्टर के मेटेरियल को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। ये सुनकर मेमोरी खुश होता है कि वो उस स्केलेटन किंग के बोन के पाउडर को खुद रख पाएगा। इसके बाद वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एक लाइन लगा लेते हैं। तभी मेमोरी अब देखता है कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और हम लोग का पता चलता है कि वही लड़की है जिसको पिछले एपिसोड में मेमोरी ने पकड़ लिया था। वो बंदा अब समझ आता है कि वो लड़की पेल्डन कैप्टन है, यानी कि सेरेस एशरेन। ये सुनकर सभी लोग भी अब हैरान हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि तो वही फॉर्मर नाइट कैप्टन है ना जिसके सर पर बाउंटी है। वहीं पर वो बंदा कहने लगता है कि एक बार सेरेस ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था और उसने मुझे उस टाइम पर काफी अच्छे से ट्रीट किया था। जो सुनकर सेरेस अब कहती है कि मुझे लगता कि मैं तुमसे कहीं मिली हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम्हें लग रहा है। जिस पर वो बंदा कहता है कि लेकिन तुम्हारे कानों का क्या, साफ साफ पता चल रहा है कि तुम एक एल्फ हो, तुम वही एल्फ हो जो कि प्रिंसेस नाइट है और तुम भागी हुई हो अपने घर से। ऐसा बोलने के बाद वो उस लड़की के मुंह पर ढके कपड़े को हटा देता है और कहता है कि देखा तुम ही सेरेस हो। पर तभी वो उसका चेहरा
देखता है वो देखता है कि उसके कान तो एल्फ की तरह है ही नहीं और उसका चेहरा भी काफी अलग है। जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं नाम मिस्ट बालूकस है, मैं सेरेस नहीं हूँ। अब तुम्हें समझ आ गया। जो सुनकर अब सभी लोग अब उसी बंदे का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोग को थोड़ी देर के लिए सही में लगा था कि यही सेरेस है। इसके बाद अब मेमोरी वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी अब वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर मार्कस की कॉल पर आए हो। तो मेमोरी कहते हैं हाँ, वैसे तुमने लाइन में काफी कुछ सहन किया, जरा संभल कर रहना क्योंकि वो बंदा भी काफी गुस्से में है। जिस पर लड़की कहती है कि ये तो हर बार का है, बेहतर रहेगा कि वो मुझे हेट करे इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई भी अफेक्शन फील करे। तो मेमोरी अब कहता है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझ के दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही हो, पर मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे जरा वेपन्स खरीदने हैं, पर मुझे वेपन्स खरीदने आते नहीं है, इससे तुम मेरी मदद कर दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा। तो वो लड़की कहती है ठीक है, वैसे मुझे कुछ ट्रैवलिंग फंड्स भी चाहिए, तो ये प्रपोजल काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद वो लड़की मेमोरी को शॉपिंग पर ले जाती है और काफी सारे अच्छे वेपन्स दिलाती है और काफी डिस्काउंट पर भी। वो दोनों एक दूसरे को अपना झूठा नाम बताते हैं और कहते हैं कि हम लोग को अपना असली नाम बताने की जरूरत नहीं है ना। काम पूरा होने के बाद मेमोरी अब उसे उसकी फीस दे देता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि तो काफी सारे पैसे हैं, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, चलो अभी मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जा रही होती है, पर तभी वो नीचे गिर जाती है। तो मेमोरी अब उसे पकड़ लेता है और अब वो सोचता है कि तो काफी ज्यादा हल्की है। वहीं पर अब वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ समय से सोई नहीं हूँ, पर मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ मेमोरी अब मिल्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ लड़कों की चिल्लाने की आवाज देखता है। वो देखता है कि कुछ लोग तो वहाँ से डर के भाग रहे हैं क्योंकि उन लोगों के पीछे मॉन्स्टर पड़ गया था। वहीं मेमोरी कहने लगता है कि जिस रूइंस में मैं पहले था ये तो बिल्कुल उसका छोटा वर्जन लग रहा है। जिसके बाद मेमोरी उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। तभी वो बंदे अब आकर एक और बंदे को यहाँ पर बुलाते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, पर वो लोग अब देखते हैं कि ये मॉन्स्टर तो पहले ही मर चुका है। वो लोग अब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस मॉन्स्टर को किसी ने एक ही हमले से कैसे मार दिया। इसके बाद मेमोरी आगे बढ़कर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और वो देखता है कि उसे यहाँ पर ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो बहुत भी ज्यादा डीप में जाने की सोचता है। वो अब जैसे आगे जाता है वो अब उसी बंदे को देखता है जिसको उस लड़की ने बेइज्जती करके भगाया था। वो लड़का अब दो एडवेंचर से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम लोग काफी ताकतवर हो, उस लड़की ने मेरी काफी बेइज्जती करी है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाकर उस लड़की को मार दो। वहीं पर अब वो लोग भी कह रहे होते हैं कि ठीक है हम लोग उसे मार देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग उसकी बॉडी का थोड़ा सा यूज करेंगे, तुम समझ रहे हो ना किस तरीके से। तो वो भी बंदा कहता है ठीक है। ये सब सुनकर अब मेमोरी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोग की सारी बातें सुन ली है। जो सुनकर वो सभी लोग अब गुस्सा हो जाते हैं और अब वो मेमोरी को मारने के लिए आ ही रहे होते हैं। तो मेमोरी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। जो सुनकर भी वो उसकी बात नहीं मानते हैं, तो अब मेमोरी अब उन लोगों के ऊपर पैरालाइज यूज कर देता है। मेमोरी अब कह रहा होता है कि ये लोग मुझे मेरे पेरेंट्स की याद दिला रहे हैं। इसके बाद अब वो उन लोग के ऊपर पॉइजन यूज कर देता है। उन लोग के साथ ऐसा करना मेमोरी को काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा होता है। इसके बाद अब वो उन लोग को वहीं पर ही छोड़ जाता है और अब मॉन्स्टर्स आकर उन लोगों को खा लेते हैं। इसके अब मेमोरी सोचता है कि वो और नीचे जाएगा अगले फ्लोर पर, लेकिन अब वो थोड़ा सा रेस्ट ले लेता है 3 घंटे की नींद लेकर। और अब वो जैसे आगे बढ़ता है उससे कुछ एडवेंचर्स का ग्रुप मिलता है, जहाँ पर एडवेंचर्स कहने लगते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ अजीब चल रहा है, क्योंकि रैंडम जगह पर मॉन्स्टर्स मर रहे हैं, वो भी अजीब तरीके से। और हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो मॉन्स्टर्स मर कैसे रहे हैं, चाहे मॉन्स्टर ताकतवर हो या फिर कमजोर हो, वो मॉन्स्टर एक ही तरीके से मर रहे हैं। एक लड़की अब कहने लगती है कि मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ, मैं अपने कॉमरेड्स को कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ, इसलिए हम लोग वापिस जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ ऊपर चलना चाहोगे। जिस पर मेमोरी मना कर देता है। तो बंदा कहते ठीक है, अगर वैसे तुम्हें और कोई मिले तो बता देना उसे वही चीज जो कि हम लोगों ने तुम्हें बताई है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मेमोरी अब कहने लगता है कि ये लोग जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं उन मॉन्स्टर्स को मैंने ही मारा है, चलो अच्छा है कि यहाँ पर लोग कम हो गए हैं। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ता है और अब उसे सामने की तरफ ड्रैगन आई कैलिस मिल जाता है। वहीं आगे की तरफ उससे एक ड्रैगन का स्टैचू भी दिखता है। मेमोरी अब कहने लगता है कि मैं श्योर हूँ कि ये चीज जरूर हिलेगी और मेरे ऊपर हमला करेगी। तो इससे पहले कि वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला करे, मेमोरी उसके ऊपर हमला करके उसे पॉइजन कर देता है। मेमोरी अब पिगी मारू को बाहर का ध्यान रखने के लिए कहता है और अब वो उस प्राइस आइटम को उठा लेता है। वहीं पर वो जो ड्रैगन होता है वो खत्म हो जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर मिस्ट आ जाती है। मिस्ट अब उसे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुंचूंगी, क्योंकि सभी वापस जा रहे थे, मैं तो रेस्ट भी नहीं कर पाई, मैं तो बस आगे ही बढ़ती जा रही थी। तो मेमोरी कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे रख सकती हो, ये लो। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी उस चीज को उसे ही दे देता है। तो मिस्ट अब हैरान हो जाती है और कहती है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मिस्ट कहती है कि लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं ले सकती हूँ। जिस पर मेमोरी कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें नींद की जरूरत है, तुम जाओ सो जाओ, नहीं तो तुम फिर से गिर जाओगी। मेमोरी वहाँ से जाने लगता है, पर तभी मिस्ट उसे कहती है कि मैं इसे ऐसे ही नहीं ले सकती हूँ। तो मेमोरी कहते हैं चिंता मत करो, खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं काफी ज्यादा दयालु हूँ। तो मिस्ट कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो मेमोरी कहता है कि मुझे वो ट्रेजर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे वो मॉन्स्टर चाहिए जो कि नीचे है। वो फ्लोर देखकर मिस्ट अब कहने लगती है कि मुझे लगा था कि यही लास्ट फ्लोर है। तो मेमोरी कहता है कि हाँ, यहाँ पर नीचे एक मॉन्स्टर है, उससे मुझे एक चीज चाहिए। ये तो बस कोइंसिडेंट हो गया था कि लोगों ने उसी समय पर इस रूइन को कॉन्कर करने की क्वेस्ट दे दी। जो सुनकर मिस्ट कहती है कि अगर ऐसी बात है तो कम से कम मुझे तुम्हें गार्ड करने दो, बस तुम्हें अपनी इस तलवार के साथ अपनी स्किल ही ऑफर कर सकती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। जो मुझे ड्रैगन आई कैलिस दिया, मैं उसे फ्री में एक्सेप्ट नहीं
नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वहीं मेमोरी भी फील करता है कि ये लड़की तो सही में सच कह रही है। वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कंडीशंस पर आने दूंगा। पहले ये कि मैंने पहले तुम्हें कहा था ना कि हम लोग एक दूसरे की लाइफ के बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी भी हम लोग वही करेंगे, हम लोग सिर्फ बॉडी गार्ड और क्लाइंट रहेंगे। और दूसरा ये कि मैं एक दिन में वापस सरफेस पर नहीं जाने वाला हूँ, अगर तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा तो उस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो मिस्ट भी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं जहाँ पर मिस्ट अब सही में काफी आराम से एक मोस्टर को हरा देती है, जो देखकर मेमोरी अब उसकी तारीफ करता है। तभी मेमोरी अब उससे कहता है कि मैं तुमसे ऐसे मोस्टर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनकी गोल्डन आईज है और जिनकी गोल्डन आईज नहीं है। तो मिस्ट कहती है कि कहा जाता है कि जिन मोस्टर्स के पास गोल्डन आईज होती है उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है और उन्हें परफेक्ट शिकार कहा जाता है उन हीरोज के लेवल अप करने के लिए जो कि दूसरी दुनिया से आते हैं। क्या तुम्हें अदर वर्ल्ड के हीरोज के बारे में पता है? तो मेमोरी कहते हैं हाँ मुझे पता है, जिसके बाद मिस्ट कहने लगती है कि अगर वो हीरो दूसरे लोगों को मारते हैं तो उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। मैंने सुना है कि एक्सपीरियंस पॉइंट एक फीचर होता है जो कि मोस्टर्स के लिए यूनिक है। ये सुनने के बाद मेमोरी समझ जाता है कि आखिर उन लोगों को मारने के बाद दूसरे कोई भी एक्सपीरियंस क्यों नहीं मिला। तो मेमोरी उससे पूछने लगता है कि आखिर उन मोस्टर्स का गया जिनकी गोल्डन आइज नहीं होती है, जिस पर मिस्ट कहती है कि वो तो बस नॉर्मल मोस्टर्स होते हैं। कुछ मोस्टर इंसानों के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बना पाते हैं। कहानियों के हिसाब से जो डीमन किंग है वही है जड़ पूरे बुराई का। वो डीमन किंग एक स्पेशल एनर्जी को रेडिएट करता है जिसे डीमन किंग एसेंस कहा जाता है और जो मोस्टर स्ट्रॉन्गली उस चीज से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं उनकी आंखें गोल्डन हो जाती है। इससे मोस्टर के अंदर के जितने भी इंस्टिंक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ के एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर जो मिस्ट होती है वो वहाँ पर एक मोस्टर की प्रेजेंस को फील कर पा रही होती है, पर वो मोस्टर आसपास ही है। ये सुनकर मेमोरी अब उसे पिगीमारू से मिलवाता है और कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम लोग दोस्त बन जाओ। तो मिस्ट भी पिगीमारू के साथ दोस्ती कर लेती है। जिसके बाद मेमोरी कहता है कि चलो यहाँ पर थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लेते हैं, तुम सो जाओ, जब जाने का समय होगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। तो वो कहती है नहीं मैं सोऊंगी नहीं। मेमोरी कहता है ठीक है बस तुम ऐसे ही लेट जाओ क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा अगर तुम रास्ते में बेहोश हो जाओ। तो वही मान जाती है और वो जाकर लेट जाती है। इसके बाद मेमोरी जाकर उसके ऊपर स्लीप का यूज कर देता है जिससे कि मिस्ट अब अच्छे से रेस्ट कर पाएगी। तब ये बचाने से मिस्ट ग्लो करती है और अब उसके जो कान है वो एल्फ के हो जाते हैं, जो देखकर मेमोरी कहता है कि मैंने सही गैस किया था कि होली ने की फॉर्मर नाइट कैप्टन है जिसका नाम से रेस एश रेन है। अगले सीन में हम लोग को ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि उन्हें 4 होली वॉचर्स की डेड बॉडी के पास होते हैं जिन्हें मेमोरी ने मारा था। वहीं उन सभी लोग को लग रहा होता है कि इन लोगों को रेस एश रेन नहीं मारा है। तो जो एक बंदा जो किसी बेटा है जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कहने लगता है सेरेस क्या तुम मुझे भी इतना एक्साइटमेंट दिलाकर रहोगी। और अब जैसे मिस्ट की आंख खुलती है वो देखती है कि इसके जो एल्फ वाले कान है वो वापस आ चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने कानों को इंसानों जैसा कर लेती है। वहीं पर वो देखती है कि मेमोरी तो सो रहा था। ये देखकर वो काफी रिलीफ फील करती है, पर असलियत में मेमोरी तो जागा हुआ था और उसने सब कुछ देख लिया है। इसके बाद अब वो लोग उठकर अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर अब वो लोग एक रूम के पास आ जाते हैं। तभी अचानक से वो लोग अब सतर्क हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक आवाज सुन ली थी। वो लोग अब वहाँ से हट जाते हैं और अब वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर एक स्केलेटन किंग ने हमला कर दिया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर मिस्टर मेमोरी को बताने लगती है कि स्केलेटन के जो चिन्ह है इसके ऊपर ये सिल्वर वाला पार्ट है, अगर हम लोग इसे तोड़ देंगे तो हम लोग इसे हरा सकेंगे। वो अब कहती है कि ये मोस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है कि सेबर टाइगर वाली जो पार्टी थी वो लोग भी इसे नहीं हरा पाते। और अब क्योंकि ये मोस्टर काफी पावरफुल है मिस्टर अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करने वाली होती है और वो मेमोरी से कहती है कि मैं जो अपनी पावर को यूज करने वाली हूँ उसके बारे में किसी को मत बताना क्योंकि इस पावर का यूज करके मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा लेती हूँ। वो अब हमला करने वाली होती है पर तभी अचानक से मेमोरी उस स्केलेटन के ऊपर पैरालाइज का यूज करके उसे पॉइजन कर देता है, जो देखकर मिस्ट अब काफी शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम लोग मेमोरी को देखते हैं जो कि उस स्केलेटन किंग की जो बोन होती है उसे इकट्ठा कर लेता है और अब वो मिस्ट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं पर सरफेस पर जाने के बाद मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं पर तभी पिगीमारू मेमोरी को एक केव के पास जाने के लिए कहता है। उस केव के अंदर आने के बाद मेमोरी को वहाँ पर एक अजीब सा एग मिलता है और अब पिगीमारू मेमोरी से कहने लगता है कि इस एग को अपने साथ ले चलो। तो मेमोरी भी अब उसकी बात मान लेता है और अब वो उस एग को सरफेस पर ले जाता है। दूसरी तरफ अब मेमोरी के कुछ क्लासमेट्स को दिखाया जाता है जो कि स्केलेटन नाइट से डरकर भाग रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़की जिसका नाम साकुरा होता है लड़ते समय उसका हाथ तक कट जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अयाका भी होती है जो कि दुश्मनों से लड़ने का सोच रही होती है। वो सोचने में ही काफी टाइम लगा देती है, जो देखकर ओयामाडा वहाँ पर आता है और सीधा वो स्केलेटन्स के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। तभी टाकुटो भी वहाँ पर आकर हमला करके मोस्टर्स को मारता है और वो हमला कुछ लड़कियों को लगने वाला होता है, जो देखकर अयाका जल्दी से जाकर उन लोगों को बचा लेती है। वहीं पर मोस्टर्स को हराने के बाद टाकुटो कह रहा होता है कि मैं और ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, अब मेरा लेवल 24 हो चुका है। जिसके बाद मिश को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन आई कैलिस को सभी लोग के पास ले आती है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं इसी मौके का फायदा उठाकर मेमोरी तो वहाँ से चुपचाप से निकल जाता है, पर तभी अब वहाँ पर उसके पास मिस्ट आ जाती है और बताती है कि उस मटेरियल के लिए उसको जो रिवॉर्ड है वो कल मिलेगा। जो सुनकर मेमोरी कहता है कि इसका मतलब तुम कल तक फ्री हो,
तो क्या तुम मेरे रूम में आकर मुझसे बात कर सकती हो अकेले में। तो वो भी मान जाती है और साथ में वो मेमोरी का शुक्र करती है उस ड्रैगन आई को उसे देने के लिए। जिसके बाद अब रात हो जाती है जहाँ पर मेमोरी अपने पिकीमारू के लिए मोस्ट एनहेंसमेंट का सोल्यूशन बना रहा होता है, पर उसे वो उसके ऊपर बाद में यूज करेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस्ट आ जाती है जहाँ पे मेमोरी अब उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडीगार्ड फिर से बनो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें और भी काफी सारे पैसों की जरूरत है। उस ड्रैगन आई कैलिस को बेचकर तुम्हारे ट्रैवलिंग फंड्स तो पूरे हो सकते हैं, पर फिर भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुमने गेस कर लिया होगा कि मेरा जो गोल है वो है विच ऑफ टैबूस को ढूंढना, जिसके लिए मुझे लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर्स में जाना होगा और मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ पर मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर हमला करेंगे। तो अगर तुम जैसा पर्सन मेरे साथ होगा तो मुझे लड़ने में थोड़ा इजी होगा, क्योंकि तुम काफी स्किल्ड हो। तो अब मिस्ट भी कहने लगती है कि मैं भी डची ऑफ यानोटो में जा रही हूँ, और अगर मैं लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर्स की तरफ से जाऊंगी तो वहाँ का जो रास्ता है वो मेरे लिए इजी पड़ेगा और शॉर्ट भी। पर फिर भी ये सुनकर मेमोरी कहता है कि तुम्हें जल्दी से आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा टाइम लेकर सोच सकती हो। वैसे सेरेस, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुनकर सेरेस अब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेमोरी को उसका असली नाम पता चल गया। मेमोरी अब उसे कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारे कान तब देख लिए थे जब तुम मिल के अंदर सो रही थी, और मिल के अंदर मैंने ही अपनी स्लीप स्किल का यूज करके तुम्हें सुला दिया था। पर अगर हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ट्रैवल करेंगे तो ये काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा हमारे लिए। तो बेहतर रहेगा कि अगर हम लोग एक दूसरे को जानते हो, और क्योंकि मुझे तुम्हारे कॉम्बैट पावर की भी जरूरत है। वहीं पर सेरेस से बताने लगती है कि होली वॉचर्स मेरा पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने मेरा असली चेहरा देख लिया था, पर तुम्हारा शुक्रिया, तुमने उन्हें मार दिया। ऐसा बोलने के बाद वो अपने एल्फ के कान मेमोरी को दिखाती है, जो देखकर मेमोरी उसे कहते हैं कि इसका मतलब क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तो वो कहती हाँ। ये सुनकर मेमोरी भी उसे अपना असली नाम बताता है, जो कि होता है टोका मेमोरी। वो उसे कहते हैं कि ये नाम तुम किसी को मत बताना, और बदले में मैं तुम्हारा नाम किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो सेरेस भी मान जाती है और अब उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बनूंगी। तो मेमोरिया पेमेंट के तौर पर उसे ब्लू ड्रैगन जेम दे देता है, जो देखकर सेरेस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये जेम काफी ज्यादा रेयर होते हैं, जो कि सिर्फ लेजेंडरी ब्लू आई ड्रैगन के अंदर ही बोर्न होते हैं। इनकी मार्केट में वैल्यू ड्रैगन आई कैलिस से भी कई ज्यादा होगी, मैं इतनी कीमती चीज नहीं ले सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस जेम को मेमोरी को वापस पकड़ा देती है। तो मेमोरी वापस से उस स्टोन को उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है कि मैंने कहा ना ये तुम्हारा है, तुम्हें रखना है तो रखो, नहीं तो फेंक दो, पर पेमेंट में मैं तुम्हें यही दूंगा। तो अब सेरेस को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो जेम को रख लेती है। साथ में मेमोरी अब उसे कहता है कि जब भी हम लोग बाहर जाएंगे तब उस समय पर हम लोग अपना असली नाम यूज नहीं करेंगे। तो सेरेस भी कहती है ठीक है, और अब उसे कहती है कि मैं तुम्हें लेट बता रही हूँ, पर मैं भागी हुई हूँ, तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मेमोरी कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं जानना है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरी बॉडीगार्ड रहो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सेरेस जैसे ही नहाकर बाहर निकलती है वो याद करती है मेमोरी के बाद, जहाँ पर मेमोरी ने कहा था कि वो उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछेगा। सेरेस अब कहने लगती है कि जैसे मैंने प्रिंसेस के ऊपर भरोसा किया था, मैं वैसे ही भरोसा मेमोरी के ऊपर भी करना चाहती हूँ। इसके बाद अब हम लोग को अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अब खाना खा रहे होते हैं, पर वहाँ पर कुछ लोग सेरेस के बारे में कुछ बुरा बोल रहे होते हैं, जो देखकर मेमोरी सेरेस से कहते हैं कि इन लोगों को इग्नोर करो। वैसे क्या तुमने फॉरबिडन मैजिक के बारे में कभी सुना है? जिस पर वो कहती है हाँ सुना है, ये ऐसा मैजिक होता है जो कि गॉडेस विकेश के अकॉर्डिंग फॉरबिडन है। देखा जाए तो ये बस कुछ एंशिएंट स्पेल्स होती है। ये सुनकर मेमोरी कहता है कि इसका मतलब गॉडेस ने कहा तो ये सभी जो स्पेल्स हैं ये फॉरबिडन है। तो वो कहती है हाँ। ये सुनकर मेमोरी अब सोचने लगता है कि शायद से ये जो फॉरबिडन मैजिक है ये गॉडेस के लिए डेंजरस है। इसके बाद मेमोरी इसका शुक्र करते हैं ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसके बाद हम लोग सेरेस को देखते हैं जो कि रिसेप्शन पर चली जाती है अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग 1 बजे तक इसी इन के सामने मिलेंगे। तो मेमोरी भी मान जाता है और वो सीधा फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है पिकीमारू के ऊपर वो एनहेंसमेंट सॉल्यूशन यूज करने के लिए। जिसके बाद हम लोग को रिसेप्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बंदा कहता है कि सभी लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि ये जो ड्रैगन आई कैलिस है ये प्योर है या फिर नहीं। उस चीज को चेक करने के लिए एक बंदा वहाँ पर आता है, जिसे देखकर सेरेस अब थोड़ी सी घबरा जाती है। इसके बाद मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि इनके बाहर सेरेस के आने का वेट कर रहा होता है, पर सेरेस अभी तक नहीं आई होती है। दूसरी तरफ गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि अयाका से कह रही होती है कि मैंने सुना कि स्केलेटन नाइट से लड़ने में तुम लोग को थोड़ी सी दिक्कत हुई। गॉडेस साथ में ये बताती है कि साकुरा की चिंता मत करना, मैंने उसके हाथ को हील कर दिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो साकुरा है वो बी क्लास में है, तो वो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है, हम लोग उसे खो नहीं सकते हैं। वैसे तुम किरीहारा के ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं करती हो? तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि किरीहारा के साथ मेरी अच्छी बनेगी। तो गॉडेस अब उसे कहती है कि तुम्हारी यही सेल्फिशनेस की वजह से क्लास के बीच की हार्मनी बिगड़ रही है। ये सब कुछ लगता है कि मेरी ही गाइडेंस की कमी की वजह से है, मुझे माफ करना। तो अब अयाका कहती है कि तुम मत माफी मांगो, मैं सॉरी हूँ क्योंकि मैं किरीहारा की टीम को ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। तो गॉडेस कहती है कि अगर इस दुनिया को साल्वेशन की जरूरत पड़ी तो क्या तुम यही करोगी? जिस पर वो कहती है कि मैं ऑलरेडी अपनी एक एस रैंक की हीरो होने की ड्यूटी निभा रही हूँ। जसुंका गॉडेस कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं उन स्टूडेंट्स को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ जो कि ट्रायल्स में पास नहीं हो पाए हैं। अगर तुम जैसा एस रैंक का हीरो उन्हें ट्रेन करेगा तो मुझे पक्का पता है कि वो लोग ताकतवर बन जाएंगे। जोसुंका अयाका
कहती है कि लेकिन हम लोगों के बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था कि उनके जगह पर मैं लड़ूंगी। तो गॉडेस कहती है कि कुछ दिनों पहले रॉयल डिक्री की तरफ से हम लोग को एक नोटिस मिला है और वो चाहते हैं कि हम लोग उन हीरोज को डिस्पोज कर दे जो कि लड़ नहीं सकते हैं। माफ करना, अब मैं चेंज नहीं कर सकती उन सबको। तो अयाका कहती है कि अगर मैं मना भी करूंगी तो भी तुम उन्हें खत्म कर दोगी, है ना? तो गॉड सब कहती है हाँ, उनका ख्याल रखना अगर तुम्हें उनको बचाना है तो अब अयाका भी कहती है ठीक है और अब वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी गॉड सब उसे कहती है कि अगर तुम्हें पता चला कि जिन हीरोज को तुम ट्रेन करोगी अगर वो लोग तुम्हारे लिए परेशानी रहेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इस दुनिया की क्रूअल रियलिटी के बारे में। पर मुझे पता है कि तुम ठीक रहोगी क्योंकि रियलिटी को जानने के बाद ह्यूमंस जो है वो ताकतवर बनते हैं। तो अयाका भी कहती है शुक्रिया बताने के लिए। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चली जाती है। गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि अयाका के जाने के बाद अयाका पर काफी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ हम लोग मेमोरी को देखते हैं जो कि देखता है कि सेरेस अभी तक टाइम पर नहीं आई है, इसलिए वो अब उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। और अब वो जैसे शहर में घूम रहा होता है उससे अब कुछ लोगों की आवाज आती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो सेरेस है उसकी आइडेंटिटी सभी लोगों के सामने आ चुकी है। सभी लोगों को पता चल गया है कि वो सेरेस एशरेन है और अब वो डार्क फॉरेस्ट के अंदर भाग गई है। ये बात अब ब्लैक ड्रैगन नाइट्स भी सुन लेते हैं और अब वो सीधा सेरेस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर ये सब कुछ देखकर मेमोरी भी काफी परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ सेरेस को दिखाया जाता है जो कि अब डार्क फॉरेस्ट में भाग रही होती है और अब उसके ऊपर कुछ ब्लैक नाइट्स हमला कर देते हैं। पर सेरेस भी अपनी पावर को यूज करके उन्हें काफी आराम से हरा देती है। उन्हें हराने के बाद सेरेस काफी ज्यादा थक जाती है क्योंकि वो जो नॉर्मल नाइट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। तभी अब अचानक से उसे पता चलता है कि एक बंदा छुप कर उसके ऊपर हमला करने वाला था। पर तभी सेरेस को पता चल जाता है और अब वो उसी के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। वो बंदा जिसका नाम गिजन होता है वो भी अब सेरेस की तारीफ करने लगता है उसे ढूंढने के लिए। वो बताता है कि वो 5 ड्रैगन जिसे ऑर्बन लीड करता है वो उस स्क्वाड का वाइस कैप्टन है। वहीं पर सेरेस भी काफी प्रॉब्लम में होती है क्योंकि वो अपनी टेक्निक को अभी यूज नहीं कर सकती है। वहीं गिजन अब उसके ऊपर हमला करने लगता है जो देखकर सेरेस उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे कैप्चर करने वाले हो पर लगता है कि तुम लोग अब मुझे मारना चाह रहे हो। जिस पर गिजन अब उसे कहता है कि जो ऑर्बन की स्क्वाड है वो सीक्रेट ऑर्डर्स पे है। तभी सेरेस का पैर फिसल जाता है और अब वो नीचे गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर गिजन अब उसके ऊपर आ जाता है और अब उसके साथ कुछ बुरा करने वाला होता है। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मेमोरी आ जाता है जो कि गिजन और उसके ड्रैगन को पैरालाइज कर देता है। मेमोरी अब सेरेस से कहने लगता है कि जो टाइम हमने फिक्स किया था तुम उस टाइम पर नहीं आई तो इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आ गया। ये सुनकर अब सेरेस उसके पास उसे कुछ बोलने वाली होती है जो देखकर मेमोरी गिजन के ऊपर स्लीप और पॉइजन डाल देता है। वो अब सेरेस से भी कहने लगता है कि जरा सोच समझ के भी बोला करो नहीं तो आसपास के लोग हमारी बातें सुन लेंगे। तो सेरेस भी माफी मांगती है और अब उसे कहती है कि लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ये ब्लैक ड्रैगन नाइट्स तुम्हारे पीछे भी आ जाएंगे। तुमने जो मुझे ये पेमेंट दी थी तुम इसे रिटर्न ले लो। तो मेमोरी कहते हैं नहीं। जिस पर सेरेस कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम काफी मुसीबत में पड़ जाओगे। जिस पर मेमोरी से कहते कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो उसे बाकी के भी जेम्स दे देता है और वो उसे कहता है कि तुम जैसी अच्छी गार्ड ढूंढना काफी मुश्किल का काम है, इसलिए सेरेस अब अपने कपड़े उतारो। जो सुनकर सेरेस काफी हैरान हो जाती है कि आखिर मेमोरी ये क्या कह रहा है। तो मेमोरी उससे कहते हैं कि मिलेस के लोगों ने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया है इसलिए अपने कपड़े बदलो तो वो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। ये लो तुम्हारे कपड़े। तो सेरेस अब कहने लगती है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ। तो मेमोरी अब उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर विच ऑफ टैबूज के साथ नेगोशिएशन करो और तुम भी उसके साथ वहीं पर ही रुक लेना। किसी को आज तक पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो विच कहाँ पर है और मैं एशियंट स्क्रिप्ट्स के बारे में जानने के लिए लैंड ऑफ मोस्टर में जा रहा हूँ। तो हमारा एग्रीमेंट जारी है। जिस पर सेरेस कहती है कि मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। जिस पर मेमोरी कहते हैं कि तुम्हारा ऑरा बिल्कुल मेरी आंटी की याद दिलाता है, तो अगर मैं तुम्हें अबैंडन कर दूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने अपनी आंटी को अबैंडन कर दिया। इसके बाद मेमोरी गिजन को स्लीप से उठा देता है और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब सही सही दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सेरेस भी अब उसे कहने लगती है कि आखिर कौन है जो कि मुझे मरवाना चाहता है। तो गिजन भी अब मान जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि फॉर्मर हाई एल्फ प्रिंसेस जिसने होली एम्पायर के लिए कसम खाई थी उसे से सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। वो बताने वाला होता है पर तभी गिजन के ऊपर एक हमला हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। हमला करने वाले ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के ही कुछ मेंबर होते हैं जो कि वहाँ पर आ चुकी हैं। वही मेमोरी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो लोग उसके रेंज के बाहर हैं। उस बंदे को देखकर मेमोरी भी काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर वो बंदा कहने लगता है कि मेरा नाम सीवेट है, लोग मुझे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं। तभी अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग को एक सपना आता है जहाँ पर सीवेट अब उसे कह रहा होता है कि अपने नेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट को मेरे हवाले करो। सीने वापस से प्रिजन का आता है जहाँ पर मेमोरी देखता है कि यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही ड्रैगन है। जो देखकर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तो 5 होने चाहिए। तभी सीवेट अब ऑर्बन से कहता है कि मैंने उसके मुंह को बंद कर दिया। इस पर ऑर्बन कहता है कि गिजेट को मारने की सही में जरूरत थी भी या नहीं। तो सीवेट कहता है कि जो तुम बोल रहे हो क्या उसके ऑर्डर भी तुम्हें ओटोला ने दिए हैं। इसके बाद वापस से किंग को दिखाया जाता है जो कि सेरेस के लिए काफी ज्यादा कुछ ठर की पना सोच रहा होता है और वो ये नहीं चाहता है कि सीवेट उसको उससे छीन ले। वो देख ही नहीं सकता है कि कोई और लड़का सेरेस के पास रहे, इसलिए वो कहता है कि मैं कुछ भी ऑफर कर दूंगा पर प्लीज सेरेस मर जाओ और इस दुनिया से गायब हो जाओ।
ये बात सिवेट उन लोगों को बता रहा होता है, जो सुनकर शेर से हैरान हो जाती है और कहती है क्या किंग ओटोला मुझे मरवाना चाहते हैं? तो सिवेट कहते हैं हाँ, और अब वो कहते हैं कि गिजन मेरे लिए परेशानी बन रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया, और अगर वो मेरे अटैक को डॉज कर देता तो मैं उसे जीने देता। जो सुनकर मिमोरी मन में कहते हैं कि गिजेट पैरालाइज था जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहा था, पर अगर वो पैरालाइज नहीं होता तो मुझे लगता तब भी वो अटैक से बच पाता। तब एक बंदा जिसका नाम स्क्विवेट्स होता है वो कहता है कि हम लोग सिरस के साथ क्या करें? किंग ने कहा था कि हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं, क्यों ना इसे मारने से पहले हम लोग इसे हमारे साथियों को दे दें जो कि इसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। जिस पर ऑर्बन अब कहता है कि नहीं, किंग ने कहा है कि हम लोग सिरस की बॉडी को प्योरिटी के साथ लेकर आए। ये सारी बातें सुनकर सिरस काफी शौक में आ जाती है और अब वो नीचे गिर जाती है। तभी सिवेटा सिरस से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे साथ फाइट करो, और अगर तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो अब उसे कहता है कि थोड़े समय पहले मैं तुम्हारे स्पिरिट रेगेलिया से बैटल में लड़ना चाहता था, पर मुझे ये लड़का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है जो कि तुम्हारे साथ है। वो मेमोरी की बात कर रहा होता है और वो मेमोरी से कहता है कि तुम कौन हो? ये सुनकर मेमोरी थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसकी रेंज के थोड़ा सा दूर है। मेमोरी मन में कह रहा होता है कि जो सिवेट है वो 100 लीटर से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी सिवेट अब उसे कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? जिस पर मेमोरी अब मन में सोचता है कि ऐसे ही मोमेंट पर मेरी स्माइल निकल जाती है। तभी वो उसे कहता है कि क्या हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं? जो सुनकर सिवेट कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। जिस पर मेमोरी कहता है कि मेरा नाम हार्टी स्कोल है। जिस पर अब सिवेट कहता है कि ये तुम्हारा झूठा नाम है, तुम्हारा असली नाम क्या है? ये देखकर स्क्विवेट अब सिवेट से कहने लगता है कि आखिर तुम इस बॉय में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? जिस पर सिवेट कहता है कि क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता है? ये लड़का 5 ड्रैगन्स के सामने खड़ा है पर ये फिर भी नहीं डर रहा है। ये बस एक ओपनिंग का वेट कर रहा है और मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करना चाह रहा है। ये इसे पता है कि अगर ये एक गलत हमला करेगा तो ये इंस्टेंटली मर जाएगा, पर फिर भी ऐसे मौके पर स्माइल कर रहा है और कन्वर्सेशन करना चाह रहा है। ये सुनकर मेमोरी सोचता है कि सिवेट तो काफी ज्यादा समझदार है, पर अगर ये एक गलत हमला करेगा तो मैं इसका चैप्टर खत्म कर दूंगा। वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे हो जो कि तुम्हें सेटिस्फाई कर सके, है ना? जिस पर सिवेट कहता है हाँ। तो मेमोरी अब उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया के अंदर और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग और सुपर ह्यूमन अपोनेंट है, जैसे कि गोडेस विशियस जो कि एलियन की गोडेस है। जिस पर सिवेट कहने लगता है कि जब मेरी जमीन है यानी कि बैकोस और एलियन का काफी क्लोज रिलेशन है तो मैं उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता हूँ, पर जिन हीरोज को उसने दूसरी दुनिया से समन किया उनके लिए मुझे काफी सारी होप्स हैं। गॉडेस की ब्लेसिंग उन हीरोज को काफी ज्यादा पावर देती है और एक दिन वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे और मुझे विश्वास है कि एक दिन वो लोग मेरे काफी अच्छे अपोनेंट बनेंगे। उस दिन का मैं वेट कर रहा हूँ। ये सुनकर मेमोरी सोचता है कि जो सिवेट है वो काफी ज्यादा सेल्फिश है, वो बस चाहता है कि उससे कोई पावरफुल अपोनेंट मिल जाए लड़ने के लिए। सिवेट अब शेर से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम खुद ही अपने सर को कैटलिया यानी कि प्रिंसेस ऑफ नए को दे आना। तो शेर सब कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करोगे? तो सिवेट अब उसे कहता है चुप हो जाओ कमजोर कहीं की, तुम्हारी वजह से बैक उसका जो स्टैंड है वो अचानक से बदल गया है और तुम्हारी वजह से उन लोगों ने नए के अंदर इन्वेड किया है। तुम ये सब सुनने के बाद इतनी ज्यादा सरप्राइज की हो? तुम्हें सच्चाई के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। बैकुस ने तुम्हारे नेशन को इसलिए तबाह किया क्योंकि तुम्हारे किंग ने तुम्हें गोडेस के हवाले करने से मना कर दिया। वहीं पर सिवेट तो कह रहा होता है कि मुझे तो काफी ज्यादा पसंद तब आता है जब किसी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो मुझे मार सके। ये सुनकर मेमोरी के मन में एक प्लान आ जाता है और अब उसे कहता है कि तुम एक ऐसे अपोनेंट को ढूंढ रहे हो ना जो कि तुम्हें मार सके, तो अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा कि अगर वो अपोनेंट तुम्हारा मैं हूँ? तो तुमने कहा था कि गॉडेस की ब्लेसिंग से जो हीरोज है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जाती है। सच्चाई ये है कि मैं नामटो का मेमोरी है और मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ एक हीरो हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग अब काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सिवेट अब मेमोरी से कहने लगता है अब समझ आया, इतनी देर से मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा था, आखिर तुम ऐसी जगह पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर मेमोरी अब सोचता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो सिवेट उसे पकड़ लेगा, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत सच्चाई बोलनी होगी। मेमोरी अब उसे कहता है कि मैं बाकी हीरो से एक अलग पोजीशन पर हूँ, इसलिए गॉडेस के कहने पर मैं उन सभी लोगों से अकेले में काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाकी सभी लोगों से अलग हूँ। ये सुनकर सिवेट कहते हैं कि इसका मतलब गॉडेस तुम्हें स्पेशल मानती है। जिस पर मेमोरी कहते हैं हाँ, उसके लिए मैं काफी ज्यादा स्पेशल हूँ। सिवेट अब कहने लगता है कि तो काफी इंटरेस्टिंग है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो मेमोरी अब उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे छोड़ दो और एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मैं तुम्हें मार सकूं। मैं सभी लोगों से इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा जिससे कि एक दिन मैं उस गॉडेस को भी खत्म कर सकूं। तो सिवेट अब उसे कहने लगता है कि आखिर तुम ताकतवर कैसे बनोगे? तो मेमोरी अब उसे बताता है कि मैं लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर में जा रहा हूँ, मैं बाकी हीरो से एक अलग पाथ पर चल रहा हूँ। गॉडेस ने मुझे ये सब करने की फ्रीडम दी है। मेमोरी मन में कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गॉडेस ने उस दिन कहा था कि अगर मैं रूइंस को सर्वाइव करके बाहर निकल पाऊँ तो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा और इस दुनिया में मैं फ्रीली घूम पाऊंगा। मेमोरी अब उसे कह रहा होता है कि मैं एक दिन गॉडेस के पास जरूर जाऊंगा। जो सुनकर सिवेट अब खुश होता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी ये देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ग्रोथ को देखना चाहता हूँ जिससे कि हम लोग एक दिन मरते दम तक लड़ाई कर सके। तो मेमोरी भी अब उसे कहते हैं हाँ चलो फाइट बस हम दोनों के बीच में ही होगी। तो सिवेट अब उसे कहते हैं हाँ आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम अब जा सकते हो और हम लोग भी शेर्स को मारने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। तो मेमोरी उसे कहता है
है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि लैंड ऑफ गोल्डन आई मोशन में जाने के लिए मुझे सेरेस की पावर की जरूरत है। तो सिवेट अब उसे कहता है कि क्या तुम इसे अपने साथ गॉडेस की अप्रूवल पर लेकर जा रहे हो। तो मेमोरी कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सेरेस को अपने ही ग्रोथ के लिए यूज करूंगा। ये सुनकर सिवेट भी मान जाता है और वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारे लिए मैं सेरेस को भी छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर ऑर्बन अब उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, जिस पर सिवेट कहता है कि मेमोरी को अभी सेरेस की जरूरत है, और वैसे भी मेमोरी के साथ फाइट करने के बाद हम लोग सेरेस को मार सकते हैं। तो ऑर्बन कहता है कि लेकिन अगर सेरेस भाग गई तो। ये सुनकर अब सिवेट गुस्सा होता है और उससे कहता है चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर सिवेट के अब सभी साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद स्क्विड से कहने लगता है कि ग्रिम रीडर को बताओ जहाँ कहीं भी वो हो, इन दोनों पर वो हमला ना करे। तो स्क्विड भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर अब सिवेट मेमोरी से कहने लगता है कि तुमने तो मेरी इमेजिनेशन को भी सरपास कर दिया, मैं तुमसे एक दिन फिर से जरूर मिलने का वेट करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मेमोरी अब काफी ज्यादा खुश होता है कि सिवेट ने उन लोगों को जाने दिया, यानी कि मेमोरी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और सिवेट अब मेमोरी की रेंज में आ जाता है। मेमोरी अब सीधा उन लोगों के ऊपर पैरालाइज यूज करने वाला होता है, जो देखकर सिवेट को समझ आ जाता है कि मेमोरी क्या करने वाला है। पर इससे पहले कि वो मेमोरी को रोक सके काफी ज्यादा लेट हो जाता है और अब मेमोरी उन लोगों को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग अब नीचे गिर जाते हैं। मेमोरी अब ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सिवेट से कहते हैं कि तुम काफी कमाल के हो, पर तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ और न ही मेरे पास इतना समय है, क्योंकि ये कहानी है रिवेंज की। हम लोग अब देखते हैं कि सिवेट के जितने साथी होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। वो हिलने की भी कोशिश कर रहे होते हैं पर वो हिल नहीं पा रहे होते हैं। मेमोरी अब उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मेरे लिए सिर्फ लाइबिलिटी के समान हो, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद सिवेट अब काफी गुस्सा होता है और अब उसे कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। मेमोरी अब उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं एक डिफरेंट लीग पर हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब उन सभी लोगों को पोजन करता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को अब काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो सभी लोग अब मरने भी लगते हैं। वहीं पर सिवेट की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, पर फिर भी वो खड़ा होकर मेमोरी से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर मेमोरी को समझ आता है कि आखिर सिवेट को ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है। वो अब कह रहा होता है कि ये दूसरी बार है कि मैंने देखा है कि कोई भी पैरालाइज होने के बाद अपने आप को हिलाने का इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है, पर ऐसा करना खुदकुशी के समान है। जिसके बाद हम लोग अब सिवेट को देखते हैं जो कि अपने वेपन उठाकर मेमोरी की तरफ फेंकने वाला होता है, पर अब पॉइजन की वजह से उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसके हाथ से उसका वेपन भी नीचे गिर जाता है। मेमोरी मन में कह रहा होता है कि ये पहली बार है कि मेरा पैरालाइज और पॉइजन का कॉम्बो खाने के बाद भी इतनी देर तक कोई मूव कर पा रहा है। जब तक ये मर नहीं जाता तब तक मुझे हर चीज के लिए रेडी रहना होगा। तभी अब हम लोग देखते हैं कि ब्लैक नाइट ड्रैगन का जैसे एक बंदा मरता है उसके अंदर से अब एक फ्लैश ग्रेनेड बाहर निकलता है, जो कि आसमान में जाकर फट जाता है और इस ब्लास्ट की वजह से उन ब्लैक नाइट्स के जितने भी साथी होते हैं उन लोग को सिग्नल मिल जाता है और वहाँ पर ब्लैक नाइट्स के और भी काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं। मेमोरी अब सेरेस से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए रुक रहा हूँ जिससे कि मैं सभी पांचों ड्रैगन्स को मारूं। अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग सकती हो। जिस पर वह कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड हूँ, इसलिए मैं भी यहीं रुकूंगी और बदले में मैं तुमसे वो ब्लू ड्रैगन जेंस ले लूंगी अपने रिवॉर्ड के तौर पर। तो मेमोरी भी कहता है ठीक है। वहीं पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के सभी मेंबर्स अब ये देखते हैं कि सिवेट तो घायल हो चुका है और बाकी मेंबर्स भी। ये देखकर उन लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है। तभी सिवेट अब अपने साथियों से कहता है कि इन लोगों के ऊपर हमला कर दो, आसमान से ही, इनके पास मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों को मार दो। वहीं दूसरी तरफ अब हम लोग को मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि पिगीमारू के साथ लिंक हो जाता है, पर ऐसा होने में काफी ज्यादा देर लगती है। मेमोरी कहता है कि इसे एक्टिवेट करते समय मेरा काफी ज्यादा एमपी भी लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग को ये पावर मोस्ट एनहेंसमेंट सोल्यूशन से ही मिली है, जो कि सुपर शॉर्ट कॉम्बैट है। हम लोग अब देखते हैं कि मेमोरी अब पिगीमारू को ही यूज करने लगता है। वो उसकी बॉडी को टेंटिकल्स की तरह यूज करता है और अब टेंटिकल्स काफी ज्यादा लंबे होकर सीधा उन ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के पास पहुंच जाती है और अब मेमोरी उन्हीं के जरिए अपने पैरालाइज को वहां पर भेज देता है और अब सभी ड्रैगन्स को वो पैरालाइज कर देता है, जिससे कि वो लोग और उनके ड्रैगन सभी लोग अब पैरालाइज होकर नीचे गिरने लगते हैं। मेमोरी मन में कह रहा होता है कि जब पिगीमारू मेरे साथ लिंक हो जाता है तो वो मेरा आधा बन जाता है। हम लोग इस तरीके से कनेक्ट होकर काफी ज्यादा इफेक्टिव रेंज तक हमला कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेमोरी सिवेट और उसके सभी साथियों के ऊपर स्लीप का यूज करके अपनी स्लीप वाली जो स्किल होती है उसका लेवल बढ़वा लेता है। साथ में हम लोग देखते हैं कि मेमोरी को अब न्यू स्किल्स भी मिल जाती है। मेमोरी अब एक नई स्किल जिसका नाम बजर्क होता है वो उसे ऑर्बन के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से ऑर्बन की जो आंखें होती है वो ही फूट जाती है। मेमोरी कह रहा होता है कि अगर मैं इस स्किल को अपने पैरालाइज के साथ कंबाइन करूंगा तो इससे दुश्मन इजीली मर जाएंगे। जिसके बाद मेमोरी स्क्विड के ऊपर से स्लीप और पैरालाइज हटा देता है और वो उसके ऊपर अपनी एक और नई स्किल जो की होती है डार्क का यूज करता है, जिससे कि स्क्विड की जो देखने की विजन होती है वो अब गायब हो जाती है।
मेमोरी अब कह रहा होता है कि जो ऑर्बन है वो सेरेस को पैसों के लिए मारना चाहता था। मैं इसकी वेट सेरेस को इसलिए चाहता था जिससे कि वो अपने सभी साथियों के साथ उसके साथ एंजॉय कर सके। तो मैं भी इन सभी लोगों को लैब रैट्स की तरह यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इन सबको करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक करके वो लोग मरने लगते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी का अब लेवल अप भी होने लगता है। सभी लोग के मरने के बाद जो मेमोरी होता है वो पिगी मारू के साथ अपने लिंक को अनकनेक्ट कर लेता है, पर अब वो देखता है कि सिबेट अभी भी जिंदा है। वो अब उसके ऊपर पैरालाइज को यूज कर देता है। मेमोरी अब उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम तो सही में काफी कमाल के हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम जिंदा हो। सिबेट मेमोरी से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर मेमोरी कहता है कि मैं हीरो की तरह कोई ग्रैंड नहीं हूँ जो कि दुनिया को बचाएगा, मैं तो बस सिंपल एक अवेंजर हूँ जो कि अपना बदला लेकर आऊंगा। ये सुनने के बाद सिबेट वहीं पर ही मर जाता है, जो देखकर मेमोरी कहता है तो इस तरीके से ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट का अंत यही होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मेमोरी अब सेरेस के ट्रैक को छुपा देता है, जिससे कि सेरेस को अब ढूंढा ना जा सके। सेरेस से मेमोरी का शुक्रिया करते हैं। वहीं पर मेमोरी कहता है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुमने डिसाइड किया है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। इस पर वो कहती है कि क्योंकि मैं आपको मरने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको मरने दिया तो मैं भी कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगी। सच बताऊं तो आप काफी ज्यादा जेंटल पर्सन हो। ये सुनकर मेमोरी कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे मेरी आंट की याद दिलाती हो। अगले सीन में लोग सीरियस को देखते हैं, जो कि मेमोरी को हीरो स्लेयर के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो एक दिन ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट को भी सरपास कर सकता है। वो काफी ब्लड थर्स्टी है। ये सुनकर मेमोरी कहता है कि वो जो 5 लोग थे उन सभी लोग के जो ड्रैगन्स थे उन सभी लोग का साइज अलग अलग था, तो मेरे ख्याल से मैंने हीरो स्लेयर को पहले ही मार दिया है। जो सुनकर सीरियस काफी शौक हो जाती है। अगले सीन में हम लोग को मेमोरी के बाकी क्लासमेट्स को दिखाया जाता है, जो कि लेवल अप करने के लिए डंजन में आए हुए हैं। पर अब अयाका ये देखकर काफी दुखी होती है कि उसने अभी तक अपनी यूनिक स्किल को अवेकन नहीं किया है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब एक लड़की आ जाती है जिसका नाम न्यानथन होता है। वो सभी लोगों से कहती है कि मैं गॉडेस विशियस की तरफ से आई हूँ, क्योंकि गॉडेस अभी बिजी है। ये सुनकर ओयामाडा गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी बच्ची हम लोग को इस तरीके से ऑर्डर दे सकती है? क्या तुम हमसे स्ट्रॉन्ग भी हो? ये सुनने के बाद अब न्यानथन अपनी पावर का यूज करके ओयामाडा को एक ही बारी में हरा देती है, जो देखकर अयाका काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़की इतनी ज्यादा तेज कैसे है। न्यानथन जिसके बाद सभी लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग को अब मेरा इंट्रोडक्शन मिल ही गया होगा, अब हम लोग सभी रॉयल कैपिटल में वापस जा रहे हैं, तुम सभी लोग अपने नेक्स्ट स्टेज पर जल्द ही एंटर करोगे। दूसरी तरफ मेमोरी को दिखाया जाता है, जो कि सेरेस को बताता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या क्या है। वो अब कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गॉडेस से बदला लेकर रहूंगा। तो सेरेस अब कहने लगती है कि मैं भी गॉडेस को थोड़ा बहुत पसंद नहीं कर सकती हूँ, तो अगर हो सके तो मेरी ताकत का यूज करना अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए। जो सुनकर मेमोरी अब कह रहा होता है कि ये सेल्फिशनेस है, वो भी मेरी, तो तुम्हें इस तरीके से मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है। जिस पर सेरेस कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला मुझे बचाने के लिए, तो मैं तुम्हें रिपे करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तो मेमोरी भी अब उसे कहते हैं ठीक है, पर क्या मैं तुम्हारी ताकत पर सही में भरोसा कर सकता हूँ? जिस पर सेरेस कहती हाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी। तो मेमोरी अब उसे कहता है कि मुझे माफ करना। वो उसे कहता है कि एक दिन तुम्हारी इस मदद करने के लिए मैं तुम्हारा फेवर जरूर रिटर्न करूंगा। वही मेमोरी अब अपने मन में कहता है कि मैं अपने जितने भी डेट्स होते हैं उन्हें जरूर रिपे करता हूँ। अगले सीन में हम लोग को गॉड्स को दिखाया जाता है, जो कि न्यानथन से कह रही होती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ हीरोज पर नजर रखने के लिए, तुम ताकतवर, समझदार और काफी ज्यादा लॉयल हो। ये सुनने के बाद गॉडेस सब अपने पैर को आगे करती है और कहती है कि तुम्हारा मुंह नहीं चल रहा है। ये सुनने के बाद न्यानथन अब उसके पैरों को चाटने लगती है, जो देखकर गॉडेस सब उसे कहती है कि इतनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए शुक्रिया। गॉडेस सब कहती है कि शायद से वो दिन काफी जल्द आने वाला है जब हमारे हीरोज ग्रेट डीमन एम्पायर की फोर्सेस से लड़ेंगे। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना, और इतनी ज्यादा मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक तो करके जाना और साथ में कोई बढ़िया से कमेंट भी करके जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एनीमे के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।